डायपर मेरे घर से निकले और मैं इन्वायरमेंट में डालूं और इल्जाम सरकार पे लगा दूं? हमारे वॉशरूम से पाइप निकलती है और सीधे दरिया में हम डालते हैं और इल्जाम हमसाये पे लगाऊं इसने पानी गंदा कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई हमारी वजह से और इल्जाम सरकार पे? कौन रिस्पॉन्सिबल? किसने ये सब किया? तूने या मैंने किया? बताओ ना, जवाब तो दे दो ना। तो इल्जाम हम दूसरे पे लगाते हैं और कारनामा हमारा खुद का होता है। पॉलीथीन कब सरकार ने बोला है बंद करो, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्या कोई सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है? अगर एक्शन ले रही है तो आज तक किस पे एक्शन लिया गया? सॉइल पोल्यूशन हो गई, अरे ग्लोबल वार्मिंग इतनी है, हमने जंगल काटे और इल्जाम हम हमसाये पे लगा रहे हैं। खुद को तो कभी नंगा करो ना, खुद पे तो कभी इल्जाम लगाओ ना, मैंने किया। सॉइल पोल्यूशन मेरी वजह से है, वाटर पोल्यूशन मेरी वजह से है, इसी तरह एयर पोल्यूशन मेरी वजह से है। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे हम ये सारा ठीक करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने आप को सुधारेंगे, तब जाके सरकार भी इस चीज की हिफाजत करती है। जब हमने नहीं किया, मेरे घर से डस्टबिन निकला, शाम के टाइम अंधेरा हो जाता है, रोशनी ज्यादा नहीं होती है, मैंने डस्टबिन उठाया और दरिया में डाला, मैंने डस्टबिन उठाया हमसाये के दरवाजे के पास डाला। अरे अकल तो है नहीं, इल्जाम तो बड़े लगा रहे हैं। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो जिस हाल में है उसको मेरी तरफ से आदाब और सलाम। क्या हाल चाल आप सबों के? भाई साहब, हमारा आज का प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, नन्हा सा, मुन्नू सा चैप्टर है, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। है तो पटाखा सा, है तो छोटा, लेकिन वेटेज मार्क्स की सबसे ज्यादा। अरे पटाखा है, यस। तो ये है मेरा दोस्त नाबकार गैंग का सीईओ। हेलो सर, हेलो भाई, हेलो दोस्त, हेलो सीईओ। क्या हाल चाल आप सबों के? अरे आप सबों के नहीं, आपके है, बेचारा अभी शादीशुदा है नहीं, तो सबों के क्या मैं बोलूं, लेकिन कुछ पिछले एक साल से मैं इसको इसी हाल में देख रहा हूं। कोई बात नहीं, आज हमारा एग्जाम आने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही हफ्ते रह गए। दाऊद भाई, दाऊद सर, सीईओ जनाब, बच्चे भी देख रहे हैं भाई, बात तो करो, इनको तो कुछ पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ भाई, इनका ऑब्जेक्टिव तक आज के लेक्चर से आना चाहिए। इस तरीके से इनको आज पढ़ाना कि इनको एग्जाम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आर यू रेडी? यस, ये बोल रहा है रेडी, बिकॉज मैं ही हूं ना। तो भाई साहब, हमारा आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर रहेगा क्लास 10th के लिए, यानी कि मेरे छोटे नाबकार बच्चों के लिए बायोलॉजी का है। और वन शॉट में नहीं, ठग गन शॉट में हम इसको कवर करेंगे। दैट मीन्स एक चैप्टर छोटा सा है, एक ही लेक्चर में जितने भी मार्क्स हैं सब कवर किए जाएंगे। भाई आपका पेपर इससे बाहर कहां आ सकता है जब सारा करेंगे और इजी वे में करेंगे, क्रिस्प करेंगे। जिस भी बच्चे को आज तक ड्राई लगा है, मैं बोल रहा हूं, पहले इनिशियल के 20 मिनट मुझे दे दो ना, मुझे तो देखो इनिशियल के 20 मिनट में मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, यू विल रियली लव दिस चैप्टर। आप बोलोगे सबसे ज्यादा आसान तो यही था, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स का बोला, सर हमारे वहां समझ नहीं आता, यहां तो आप जब वन शॉट देखा तो सब क्लियर। इसी तरह इसमें भी देखोगे भाई साहब, हमारे सर नोट्स सर, पहले नोट्स की बात है, बिकॉज हमें एग्जाम में लिखना है। यस, आपको एग्जाम में लिखना है ना, क्या चीज लिखनी है सर? जो पढ़ाओगे वही। अरे जो मैं आज ये वन शॉट पढ़ाऊंगा ना, इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में जाके मिलेंगे। यस, हो गए नोट्स की बारी भी खत्म, बिल्कुल। ये आखिरी चैप्टर है। आपके कितने चैप्टर्स बायोलॉजी में? 5। कौन? लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाँ, नेक्स्ट हेरिडिटी, नेक्स्ट लास्ट पे हाँ कौन सा है? आवर एनवायरनमेंट। इसमें टॉपिक क्या क्या रहेगा बोल दो सर। इकोसिस्टम, व्हाट इकोसिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स, हाँ, फूड चेन और फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यानी कि जिसमें लाभ 10% आएगा, और बायोमैग्निफिकेशन, और लास्ट पे रहेगा हमारा नुकसान जो हमने इन्वायरमेंट को दे दिया। हमने क्या इन्वायरमेंट को सदमा दे दिया। वो 6 टॉपिक्स लगते हैं, लेकिन भैया इतना आसान है, क्लास 5th 6th लेवल का है इतना। हाँ, अब सुनना, पहले आप देखिए भाई, चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट, मतलब क्या? हमारा इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा। एक स्लाइड पे मैं समझाऊंगा, अगली स्लाइड पे आपका नोट होगा। मेरे सामने, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे सामने से जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इसी को भाई हम इन्वायरमेंट कहते हैं। मेरे सामने जो भी कुछ है, मेरे सामने इंसान है, मेरे सामने
बंदर है, मेरे सामने प्लांट है, मेरे सामने ईयर है, मेरे सामने जो भी कुछ है भाई साहब, ये क्या कहलाता है? इसको भाई हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। मेरे सामने जो भी कुछ है, मेरे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी कुछ है, इसको भाई हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। डन सर, हो गया। हाँ नेक्स्ट। अब सर हाँ, असल में इस चैप्टर में पहला जो आपको टॉपिक है दैट्स बेटा इकोसिस्टम किसको बोलते हैं। समझो, इन्वायरमेंट में एक ऐसा चप्पा, एक ऐसा हिस्सा, इन्वायरमेंट का एक ऐसा हिस्सा, ओ इन्वायरमेंट, ये बेटा इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। अरे क्या हो गया भाई? हाँ, मैंने ये बात कही भाई, ये इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, इतना 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 इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, ये इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। याद रखो, जमीन का एक ऐसा हिस्सा, जमीन का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा चप्पा, सुनो, जमीन का एक ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी रहते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं। अरे जमीन का ऐसा एरिया, जमीन का ऐसा, बोल दो ना, जमीन का ऐसा एरिया, जमीन का ऐसा चप्पा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं। लिविंग मतलब प्लांट, लिविंग मतलब एनिमल, लिविंग मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी रहते हैं। नॉन लिविंग मतलब एयर, नॉन लिविंग मतलब सनलाइट, नॉन लिविंग मतलब वाटर, नॉन लिविंग मतलब सॉइल। जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे उनके साथ साथ नॉन लिविंग्स भी रहते हैं। फिर ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे को फायदा देते हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो जमीन का ऐसा एरिया, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा चप्पा, जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी रहते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को फायदा देते हैं, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो जमीन के ऐसे एरिया को हमने क्या कहा? इकोसिस्टम कहा या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा। जमीन का ऐसा हिस्सा, जमीन का ऐसा एरिया, जमीन का ऐसा हिस्सा जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, नॉन लिविंग्स भी रहते हैं, और ये लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को फायदा देते हैं। ऐसे चप्पे को, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। सर हमें ये बताए, ये लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को क्या फायदा देते हैं? अरे आपको नहीं पता है? फॉर एग्जाम्पल मेरी जान, ये है SUN, सन। सन देता है रोशनी। अरे ये रोशनी पड़ गई प्लांट के ऊपर, और प्लांट बेटा, ये सन है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ने दी लाइट, और वो लाइट पड़ गई प्लांट के ऊपर। प्लांट है लिविंग, जब नॉन लिविंग ने लाइट दी, सन ने लाइट दी प्लांट के ऊपर, और प्लांट ने भैया क्या की? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट को फायदा मिल गया। अरे प्लांट ने फूड बनाया ना, प्लांट को फायदा मिला ना? बिल्कुल मिल गया। अब बेटा क्या होता है, ये जो प्लांट है ना बेटा, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन भी बनाता है। क्या बनाता है? ये ऑक्सीजन बनाता है, और वो ऑक्सीजन जाता है ईयर में। इसका मतलब मैं कहूंगा ना, ये लिविंग है, प्लांट लिविंग है, इसने बेटा ऑक्सीजन बनाया फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसने फूड और ऑक्सीजन बनाया। हाँ, तो प्लांट ने बेटा ऑक्सीजन बनाया, और ये प्लांट ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ईयर को देता है। इसका मतलब मैं कहूंगा ना, ईयर नॉन लिविंग है, प्लांट लिविंग है। यहां तो लिविंग ने नॉन लिविंग को फायदा दिया, ईयर को ऑक्सीजन दिया गया। भाई ले लो ऑक्सीजन, तूने मुझे क्या दिया? यानी कि सन ने बेटा लाइट दी, तो इसका मतलब नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया, और यहां पे प्लांट ने ऑक्सीजन दिया इन्वायरमेंट को या ईयर को, तो यहां पे लिविंग ने नॉन लिविंग को फायदा दिया। अरे नॉन लिविंग लिविंग को फायदा दे रहा है, यहां पे लिविंग नॉन लिविंग को फायदा दे रहा है। बड़ी बातचीत। अच्छा सर और बताए मेरी जान, जमीन में यहां पे बेटा वाटर है, पानी। हां, यहां तो पानी है, पानी नॉन लिविंग है। ये प्लांट बेटा पानी को पीता है, और प्लांट पानी को पीने के बाद फोटोसिंथेसिस करता है। तो मैं कहूंगा ना कि यहां नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया, प्लांट सॉरी वाटर नॉन लिविंग है, प्लांट लिविंग है, तो नॉन लिविंग की वजह से लिविंग को फायदा पहुंचा। सर बिल्कुल करेक्ट बात है। इसी तरह मैं बेटा कहूं, ये जो यहां पे एनिमल है, एनिमल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एनिमल ने जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड इसने हवा को दिया, तो एनिमल लिविंग है, इसने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, हवा को दिया, तो लिविंग ने नॉन लिविंग को फायदा दिया। और ईयर में बेटा ऑक्सीजन होता है, हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बेटा ये एनिमल इंसान पीता है। दैट मींस बेटा ये ईयर नॉन लिविंग है, एनिमल लिविंग है, और ईयर ने लिविंग को फायदा दिया। तो जमीन का ऐसा एरिया जहां पे बेटा लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी रहते हैं, फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को फायदा देते हैं।
तो ऐसे एरिया को हमने क्या कहा? इकोसिस्टम कहा। समझ आया बेटा? जमीन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्लांट बेटा इन न्यूट्रिएंट्स को खाता है, एब्जॉर्ब करता है, ऊपर लेता है इसके, और उसके बाद बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, प्लांट ग्रोथ दिखाता है। समझ आया? इसका मतलब ये है ना कि यहां पे सॉइल ने लिविंग को फायदा दिया, नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया। तो मैं बेटा हक के साथ कहूं कि जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स रहते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स रहते हैं, और लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे को फायदा देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे एरिया को हमने क्या कहा? इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। सर क्लियर? सर डन 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 डना डन डन। अब एक सवाल मुझे है आपसे, सर बताए सर, आप भी सवाल करते हैं, यस सुनिए ना, इस इकोसिस्टम में आपने कितनी चीजें देखी? सर दो। हाँ दो। क्या? दो। कौन कौन? इकोसिस्टम में मैंने बेटा या तो लिविंग्स देखे या नॉन लिविंग्स देखे। अरे इकोसिस्टम में बेटा इसकी में कितनी चीजें पाई जाती है? दो, लिविंग और नॉन लिविंग। इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मैंने दो चीजें देखी। इस इकोसिस्टम को जब मैंने गौर से देखा, मैंने बेटा दो चीजों को, मेरी आंखों ने दो चीजों को देखा। एक तो बेटा नॉन लिविंग्स को देखा और लिविंग्स को देखा। अच्छा मुझे बता, नॉन लिविंग्स में कौन कौन नजर आया? नॉन लिविंग्स में मुझे ईयर नजर आया और वाटर नजर आया, इसी तरह बेटा सॉइल नजर आया, सनलाइट नजर आया। तो मुझे कहो इकोसिस्टम में भाई कितनी चीजें आपने देखी? दो। कौन कौन? लिविंग और नॉन लिविंग। सर ये जो इकोसिस्टम है, लिविंग और नॉन लिविंग पाया जाता है ना, इन्हीं दो चीजों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो चीजों से बना है, लिविंग वाले चीजों से और नॉन लिविंग वाले चीजों से। लिविंग्स को हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब लिविंग। जो इकोसिस्टम है, जितने भी लिविंग्स होते हैं, उन तमाम लिविंग्स को हमने क्या कहा? बायोटिक फैक्टर। और इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग्स है, हमने उनको बोला एबायोटिक फैक्टर। समझ आया? तो मैं कहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि इकोसिस्टम ऐसा एरिया होता है जहां पे बेटा लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं। इसको हमने कहा इकोसिस्टम। सर बिल्कुल हाँ। तो भाई साहब मैं अब आपको बोलूंगा इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं? कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। एक तो इकोसिस्टम में लिविंग्स रहते हैं और भैया नॉन लिविंग्स रहते हैं। इकोसिस्टम में लिविंग्स और नॉन लिविंग रहते हैं। सर 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 हमारा सवाल है, इकोसिस्टम में कौन कौन लिविंग है? अरे इकोसिस्टम में भाई साहब, इकोसिस्टम में जो लिविंग्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स रहते हैं हम उनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ए बायो का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायो का मतलब होता है लिविंग। तो इकोसिस्टम में जो लिविंग्स रहते हैं हमने उनको एक साथ क्या कहा? बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग्स रहते हैं उनको हमने क्या कहा? एबायोटिक कंपोनेंट। अरे सर एक चीज है सर, क्या चीज है? इकोसिस्टम में जो ये लिविंग्स रहते हैं, कौन कौन सा लिविंग होता है? बताइए ना कौन कौन सा लिविंग है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, सुनो। इकोसिस्टम में भाई साहब तीन किस्म के लिविंग्स होते हैं। कितने होते हैं? अरे तीन किस्म के लिविंग्स इकोसिस्टम में रहते हैं। तीन किस्म के। अरे ऐसे सुनो ना, इकोसिस्टम में तीन किस्म के लिविंग्स होते हैं, तीन किस्म के। कुछ लिविंग्स आपने अरे कहां गया? कुछ लिविंग्स आपने इकोसिस्टम में ऐसे देखे, जो लिविंग्स भैया अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स को बेटा आप देखिए, यहां इस इकोसिस्टम में जो ये प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो ये प्लांट्स है ना बेटा, ये अपना फूड खुद बनाते हैं इकोसिस्टम में। तो इनको मैं क्या कहूंगा? ऑटोट्रॉप्स या बेटा प्रोड्यूसर्स कहूंगा। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, मैं उसको बेटा प्रोड्यूसर कहूं या मैं ऑटोट्रॉप कहूं। तो आज के बाद बेटा याद रखना, इकोसिस्टम जो आपका है ना, आपकी इकोसिस्टम है, जो लिविंग्स होते हैं यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग्स होता है, लिविंग्स बेटा तीन किस्म के होते हैं। कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जैसे बेटा मैं यहां प्रोड्यूसर्स में कौन लिखूं? मैं बेटा यहां प्रोड्यूसर्स में, एक सेकंड, मैं प्रोड्यूसर्स में बेटा यहां कौन लिखूं? सॉरी ये लिविंग्स में क्या लिखूं? प्रोड्यूसर्स। कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं यानी कि नंबर वन, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर की बेटा एग्जांपल क्या है? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स बोलो, इसकी एग्जांपल है बेटा प्लांट्स। डन है बेटा, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और रिमेंबर बेटा, इकोसिस्टम में कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। और जैसे बेटा मैंने एनिमल को देखा, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ये एनिमल क्या करता है? इस प्लांट के पास गया, इस प्लांट को खाया,
तो एनिमल जो है ये बेटा क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ये एनिमल प्लांट को खाता है, ये एनिमल बेटा फ्रूट्स खाता है, ये एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। समझ आया? तो इसको मैं क्या कहूंगा, कंज्यूमर। तो इकोसिस्टम है, कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहो। कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे बेटा एनिमल्स है, ये कंज्यूमर्स है, हम भी बेटा कंज्यूमर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स को बेटा हम खाते हैं। समझ आया? तो हम बेटा क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। तो कुछ एनिमल, कुछ लिविंग्स इकोसिस्टम है प्रोड्यूसर्स होता है, कुछ एनिमल या कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ लिविंग्स इकोसिस्टम में क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं। तो बेटा मैं क्या लिखूं, कुछ क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है, कंज्यूमर का मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाते कंज्यूमर। लेकिन बेटा ये कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर जो है अच्छे से समझो, कंज्यूमर बेटा तीन किस्म का होता है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बेटा तीन किस्म का होता है। इकोसिस्टम है, कंज्यूमर तीन किस्म का होता है। डिपेंड करता है ये कंज्यूमर खाता क्या है, ये कंज्यूमर क्या खाता है। अगर ये कंज्यूमर बेटा सिर्फ प्लांट्स को खाता है तो ऐसे कंज्यूमर को हम बोलते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर। अगर ये कंज्यूमर दूसरे एनिमल्स को खाता है, इसको हम बोलते हैं कार्निवोर। क्या बोलते हैं, कार्निवोर। अगर ये बेटा एक कंज्यूमर कभी प्लांट्स खाता है, कभी एनिमल्स खाता है, इसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। इसका मतलब है कंज्यूमर बेटा इकोसिस्टम है, तीन किस्म के लिविंग्स होते हैं। कुछ लिविंग्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। जैसे एनिमल्स क्या है, वो कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन कंज्यूमर बेटा तीन किस्म क्या है, ये कंज्यूमर खाएगा क्या। अगर इस कंज्यूमर ने प्लांट को खाया तब हम बोलेंगे हर्बीवोर। अगर इसने एनिमल को खाया तब हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर। अगर इसने बेटा दोनों खाए, कभी प्लांट कभी एनिमल, तब हम बोलते हैं ओमनिवोर। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा कि कंज्यूमर बेटा तीन किस्म का होता है। कंज्यूमर क्या होता है, तीन किस्म का। एक होता है बेटा हर्बीवोर, हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब होता है जैसे हर्बीवोर जो बेटा प्लांट्स को खाए, जैसे बेटा डियर, ये हर्बीवोर है। और कुछ कंज्यूमर्स होते हैं बेटा जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स की बेटा एग्जांपल हैं जैसे लाइन है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, कभी प्लांट्स कभी बेटा एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स की एग्जांपल क्या है भाई साहब, हाँ बताइए। ओमनिवोर्स की एग्जांपल है ह्यूमन। डन है। तो इकोसिस्टम में कितने किस्म के लिविंग थिंग्स होते हैं सर, अभी तक आपने दो ही बोले। कौन कौन सा होता है भाई, कुछ जो एनिमल जो अपना फूड खुद बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट्स। और जो लिविंग थिंग अपना फूड खुद नहीं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, उसके बाद तीसरे किस्म के लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो बेटा चीजों को सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो किसी लिविंग थिंग की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, लिविंग थिंग की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, सड़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंजाई। बेटा बैक्टीरिया और फंजाई क्या करता है, ये लिविंग थिंग की बॉडी को सड़ा देते हैं, लिविंग थिंग की बॉडी को सड़ा देते हैं, सड़ाते हैं, सड़ा देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। भाई ऐसे लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग की बॉडी को सड़ा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भैया बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर्स भैया फंजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल कोई एनिमल मर गया, फॉर एग्जांपल एनिमल बेटा मर गया, इस एनिमल को खत्म करना है ना, वरना ये बेटा गांद उठाएगा एनवायरमेंट में। तो बैक्टीरिया फंजाई आता है, इसकी बॉडी के ऊपर बैठ के, इस डेड बॉडी के ऊपर बैठ के बेटा इसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, सड़ाते हैं, सड़ाते हैं, सड़ाते हैं। एक तो भाई बेटा एनवायरमेंट को साफ रखा। हाँ, दूसरी बात ये जो इस एनिमल में जो इस डेड बॉडी, ये जो एनिमल है ना, इसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो जमीन में चले गए, जमीन फर्टाइल हो गई। तो डिकम्पोजर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ आया। हाँ, तो तीसरे किस्म के लिविंग थिंग जो एनवायरमेंट में रहते हैं मेरी जान, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जैसे 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 बताइए, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। ये भैया क्या होता है, तो इकोसिस्टम ऐसा
एरिया होता है जहां पे लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक साथ रहते हैं, लिविंग्स नॉन लिविंग को फायदा, नॉन लिविंग लिविंग को फायदा। भैया ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में तीन किस्म के लिविंग, इकोसिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो बेटा लिविंग्स होते हैं और नॉन लिविंग्स होते हैं। लिविंग्स तीन किस्म के होते हैं, ऐसे लिविंग जो अपना खाना खुद बनाए प्रोड्यूसर, और ऐसे लिविंग जो अपना खाना खुद नहीं बनाए उनको हम बेटा बोलते हैं कंज्यूमर। और उसके बाद ऐसे लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग की बॉडी को या ऐसे लिविंग थिंग्स जो डेड बॉडी उसको सड़ा देते हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, फिर मैंने कहा ये जो कंज्यूमर हैं ये तीन किस्म के। कंज्यूमर खाता क्या है? अगर कंज्यूमर ने प्लांट को खाया तो बताइए हर्बिवोर, अगर कंज्यूमर ने बेटा एनिमल को खाया तो कार्निवोर, अगर बेटा कंज्यूमर ने खाया दोनों तो हम बोलते हैं ओमनिवोर। तो इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो भैया कंप्लीट हो गए। इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गए। सर आपने इस पे नोट लिखा है? यस मैंने लिखा है, वो टाइप करके अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स है, नॉन लिविंग कौन कौन सा है? सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है और भैया एयर है। तो ये आप देखिए, ये बेटा आपका नोट रह गया कि इकोसिस्टम में जो लिविंग्स हैं इन पे एक नोट, और दूसरा बेटा अब इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स हैं आप वो लिख सकते हैं। सर कौन कौन है इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स हैं? भाई वो चार होते हैं। कौन होते हैं? चार नॉन लिविंग्स होते हैं। कौन कौन है? नंबर वन भैया सनलाइट। सनलाइट इकोसिस्टम का एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग्स बोलते हैं। नॉन लिविंग्स इकोसिस्टम में नॉन लिविंग्स होते हैं। डन है। कौन कौन सा नॉन लिविंग है? सनलाइट है, दूसरा कौन है? सॉइल है, अरे तीसरा कौन है? बताइए भाई, तीसरा कौन सा नॉन लिविंग होता है जो इकोसिस्टम है? वो है भाई वाटर है। नेक्स्ट कौन है? ईयर है। ईयर 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 या एटमॉस्फेयर बोलो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। हाँ, तो इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स हैं वो ये हैं, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, ईयर है। भैया आपका जो ईयर है ना, आपके ईयर में कौन कौन सा गैस होता है? ईयर का मतलब होता है गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। कौन कौन सा गैस है इसमें? भाई नाइट्रोजन गैस है, इसमें भाई ऑक्सीजन गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नाइट्रोजन है भाई अप्रोक्सीमेटली 78%, ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है अप्रोक्सीमेटली 0.02%। डन है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, इकोसिस्टम हो गया कंप्लीट। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग है, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट भाई क्या रहता है? वो है फूड चेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितना इंपॉर्टेंट? अभी जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए पानी पीना है ना, आहा, इतना इंपॉर्टेंट भैया आपके लिए ये टॉपिक है। सर रियली? यस। क्यों है इंपॉर्टेंट? मैं आपको बताऊंगा ना। मुझे याद है एक साल पहले बेटा, मतलब 2024 में जो 10 थे, 5 एमसीक्यूज इस पे पूछे गए थे। अरे 5 एमसीक्यूज? यस, 5 एमसीक्यूज। सर इस साल आएगा? यस, मैं बेटा आपको दावे से बोल रहा हूं इस साल इस पे क्वेश्चन आएगा 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 आएगा। ख्याल रखना। मेरी गट फीलिंग बोल रही है भाई इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझसे पूछो, मैं चैप्टर में जब गेस देता हूं मैं सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन रखता हूं फूड चेन। मैं इसको कहता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ख्याल रखना पड़ेगा। यस आ जाओ। फूड चेन क्या होता है? अरे फूड चेन सिंपल है भैया। आपके पास एक लिविंग थिंग है, कौन सा? ये घास है। घास को खाया डियर ने, हिरन। अरे वाह, हिरन को लट्टू नहीं है, कोई बात नहीं। तो घास को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने। अब देखना, घास को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने, एक लिविंग थिंग को खाया दूसरे ने, इस दूसरे को खाया तीसरे ने, तीसरे को अगर एक और खाएगा भैया ये एक चेन बन गई, ये चेन बन गई, चेन बन गई, चेन। एक को खाता एक और, उसको खाता एक और, उसको खाता एक और, उसको खाता एक और। ये चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक दूसरे को खाते हैं, खाते किसके लिए? एनर्जी के लिए। डियर क्यों घास खाता है? एनर्जी के लिए। लाइन क्यों डियर खाता है? एनर्जी के लिए। लाइन को अगर कोई और खाएगा, एनर्जी के लिए। दैट मींस बेटा एक चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक सीक्वेंस या एक लीनियर फैशन। या मैं आपको बताऊंगा बेटा एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है, एनर्जी पर्पस के लिए। भाई इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सीरीज ऑफ लिविंग थिंग्स है, एक सीरीज ऑफ लिविंग थिंग है ना बेटा, सीरीज ऑफ लिविंग थिंग जिसमें बेटा ये एक दूसरे को क्या करते हैं? खाते हैं एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए।
जब एक लिविंग थिंग को दूसरा खाए, उसको कोई और खाए, उसको कोई और खाए, ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बन गया जिसमें एक दूसरे को खाते हैं एनर्जी के लिए, इसको हम बेटे क्या बोलते हैं? फूड चेन। मैंने लिखा है बहुत, मतलब 1.5 लाइन के, 1.25 लाइन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, कंप्लीट है बेटा डेफिनेशन। तो भाई याद रखो ये एक फूड चेन है। लेकिन फूड चेन के टाइप्स होते हैं, क्या होता है बेटा? टाइप्स ऑफ फूड चेन। सर क्यों है टाइप्स? अरे डिपेंड करता है फूड चेन कहां पे होती है। अगर जंगल में फूड चेन होती है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फूड चेन। जंगल में सर कौन सी फूड चेन? अरे यही है ना, मतलब ये जंगल वाली फूड चेन है। जरा देखो जंगल में क्या होता है, ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है लाइन। ये मत बेटा ग्रास लैंड में होता है, और ये मत ये फूड चेन मत पानी में होता है, नहीं पानी में तो ये रहेंगे नहीं। इसका मतलब होता है ये वाली फूड चेन जंगल में होती है। जंगल में घास है, घास को खाता है डियर, डियर को खाता है लाइन, तो ये फूड चेन कहां पे होती है? जंगल में। तो ऐसी फूड चेन को मैं क्या कहूंगा? अरे बोलना, इसको मैं बोलूंगा फॉरेस्ट फूड चेन। फॉरेस्ट। सर इतना आसान? हाँ। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रासलैंड फूड चेन। ग्रासलैंड फूड चेन का मतलब होता है, मैं बेटा आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, यह है ग्रासलैंड फूड चेन। देखो यहां पे बेटा ग्रास है, ग्रास लेना खुले मैदान में, यह है ग्रास। ग्रास को खाता है कौन? ग्रास होपर। ग्रास होपर होता है, खाता है ना, हाँ। ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग, मेंढकू। ओ इसका मतलब है ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने। भाई ये भी एक फूड चेन है, ये भी एक फूड चेन है। लेकिन इस फूड चेन को आप क्या बोलेंगे? इसको हम बोलिए कहां पे होती है ये फूड चेन? होती कहां पे है? बोलो। ये फूड चेन भैया होती है ग्रासलैंड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रासलैंड फूड चेन। अच्छा ये फूड चेन कहां पे होती है? जंगल में। ये ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है लाइन, ये फूड चेन जंगल में होती है, तो मैंने क्या कहा? फॉरेस्ट फूड चेन कहा। सिंपल भाई, और कोई तुरमखानी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई न्यूटनियन फिजिक्स है नहीं भाई, बहुत सिंपल है। हाँ अच्छा नेक्स्ट देखो, एक्वाटिक फूड चेन देखो, तीसरी किस्म की। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी, ए फॉर एक्वा, ए फॉर पानी। अरे सर नहीं गलत, ओ गलत हो गया। पानी 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 पानी। पानी में बेटा एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एल्गे सुना है? मान लो भैया फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता है ज़ूप्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे एनिमल्स, कीड़े, छोटे मोटे कीड़े। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता है ज़ूप्लैंक्टॉन्स, और ज़ूप्लैंक्टॉन्स को खाता है छोटी छोटी मछलियां, स्मॉल फिशेस। छोटी मछलियों को खाता है बड़ी बड़ी मछलियां, लार्ज फिशेस। तो देखो ना, ये सारा पानी में होता है। मछली का जीवन पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओगे डरती नहीं है। हाँ तो फाइटोप्लैंक्टन को खाता है ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन को खाता है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाता है बड़ी मछली, व्हेल मछली। तो भाई साहब फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश। ये भी एक फूड चेन है, लेकिन ये फूड चेन कहां पे होती है? बोलो, अरे बोलो ये फूड चेन कहां पे होती है? भाई साहब ये पानी में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वाटिक फूड चेन। यही तो रमखानी थी। फूड चेन क्या होता है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है। ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बन गया भाई फूड चेन। ये जो फूड चेन है भैया, ये 3 किस्म की होती है। अगर एक ग्रासलैंड में हो गई तो ग्रासलैंड फूड चेन, जंगल में हो गई तो फॉरेस्ट फूड चेन, पानी में हो गई तो एक्वाटिक फूड चेन। सिंपल, ठीक है। हाँ ये तो मैंने सर ये चीजें क्या लिखी है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, क्या था, प्राई कंज्यूमर, सेक कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ऑर्डर कंज्यूमर, ये क्या है? हाँ ध्यान मत दे दो, मैं बताऊंगा अभी, शॉर्टकट बताऊंगा। अब सुनो फूड वेब क्या होता है, पहले समझो फूड वेब। देखो भाई फूड वेब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद मैं टॉपिक लेवल आपको पढ़ाऊंगा। फूड वेब सिंपली मतलब होता है जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती है आपस में। ये फूड चेन इसके साथ इंटरकनेक्ट है, यानी कि जब बहुत सारी फूड चेन आप लाओगे ना, और बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती है, देखो ये एक फूड चेन है, ये एक और फूड चेन है, एक और फूड चेन, एक और फूड चेन, ये देखो बेटा ये बहुत सारी फूड चेन्स आपस में, ये भी फूड चेन, ये भी फूड चेन, ये आपस में इंटरकनेक्ट होती है, एक जाल जैसा बनता है, एक जाल जैसा बनता है। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती है, एक जाल जैसा, एक वेब जैसा बनता है, इसको भाई हम बोलते हैं फूड वेब। सर नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, आ जाओ। ग्रास, ये है घास, ये ग्रास है। अरे भाई साहब ये जो ग्रास है ना, ये लिविंग थिंग है। इस ग्रास को कभी खाता है रैबिट, ठीक है, रैबिट ने खाया। अच्छा इस रैबिट को बेटा डायरेक्ट हाक ने खाया। हाँ क्या ये फूड चेन है? ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया हाक ने। दिल पे हाथ रख के कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे बोलो, इस दिल पे हाथ रख के कहो क्या ये फूड चेन है? यस सर ये फूड चेन है। अच्छा कभी ऐसा होता है ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया बेटा फॉक्स ने, लोमड़ी ने। जरा मुझे बताओ क्या ये फूड चेन है? यस 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 ये फूड चेन है। तो रैबिट जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक बन गया है ना। हाँ इससे 2 फूड चेन्स का ये हिस्सा बन गया, या इस वाली फूड चेन का हिस्सा भी बन गया, इस वाली फूड चेन का भी हिस्सा बन गया। एक और फूड चेन देखो, कभी ग्रास को खाया माउस ने और माउस को खाया फॉक्स ने, यहां भी ये बेटा एक फूड चेन है।
कभी ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया बेटा हॉक ने डायरेक्ट, यहां भी ये फूड चेन बन गया। कभी ग्रास को खाया माउस ने, माउस को आउल ने खाया, ये भी फूड चेन। कभी ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया आउल ने, भैया ये भी फूड चेन है। कभी ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया बर्ड ने, बर्ड को खाया सांप ने, सांप को खाया हाक ने, भैया ये भी फूड चेन है। जरा बेटा दिल पे हाथ रख के कहो, जब बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन है ना, हाँ ये बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक है ना, जरा देखो ये रैबिट यहाँ पे इंटरलिंक है ना, ये दो फूड चेन के बीच में इंटरलिंक है। माउस बेटा ये दो तीन फूड चेन का इंटरलिंक है, यहां से भी ये फूड चेन है, यहां से भी ये फूड चेन है, यहां से भी फूड चेन है। तो माउस बेटा यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन को इंटरलिंक करता है। ग्रास ऊपर देखो यहाँ पे बेटा ये ग्रास को खाता है ग्रास ऊपर, फ्रॉग तो आउल, ये भी एक फूड चेन है, यहां से भी बेटा एक फूड चेन है, यहां से भी एक फूड चेन है। इसका मतलब होता है, मैं कहूंगा जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक होती है, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होती है, ये आपस में इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये मत है ये अलग है, ये फूड चेन अलग ये अलग नहीं, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। किसी एक ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालो भैया ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो भाई क्या हो जाता है, एक जाल जैसा बन गया, एक खचपचा जैसा मच गया, जाल जैसा बन गया। इसी जाल को इस फूड चेन जब बहुत सारी आप मिलाओगे इंटरकनेक्ट करोगे एक जाल जैसा बनता है। दिस जाल इज व्हाट वी कॉल्ड एज फूड वेब 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 वेब। ये है एक फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन को भाई मिलाओ एक जाल जैसा बनता है, फूड वेब का हो। इतना ही, यस इतना ही। अच्छा सर हो गया। ट्रॉपिक लेवल क्या हंस गो सर जी, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है सुनना है? हाँ सुनो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, सुनो 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 सुनो। एक कश्मीर की वादियों, एक जम्मू के प्यारे बच्चों, नाबकार बच्चों, सुनो। ट्रॉपिक लेवल क्या हंस गो, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? अरे देखो मैं आपको क्या ब्यूटीफुल चीज बताऊं। यह है फूड चेन, है ना एक फूड चेन। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने। इस फूड चेन में जो ये लिविंग थिंग्स है ना, ये लिविंग थिंग का एक स्टेप है, यहां पे लिविंग थिंग का दूसरा स्टेप है, यहां पे लिविंग थिंग का तीसरा स्टेप है। जो ये है ना, ये इस फूड चेन में लिविंग थिंग की एक पोजीशन है, यहां पे लिविंग थिंग की दूसरी पोजीशन, यहां पे लिविंग थिंग की तीसरी पोजीशन है ना। फूड चेन में लिविंग थिंग्स की जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को भाई हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 2, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 3। फूड चेन में लिविंग थिंग्स की इस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। यह है ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। फूड चेन में लिविंग थिंग्स की जो ये पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ लिविंग थिंग इन ए फूड चेन, फूड चेन में लिविंग थिंग की जो ये पोजीशन है, इसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ये भी ट्रॉपिक लेवल, ये भी ट्रॉपिक लेवल। लेकिन इस ट्रॉपिक लेवल को हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 1, T1। यह है ट्रॉपिक लेवल 2, T2 एग्जाम। यह है ट्रॉपिक लेवल 3, यह है T3। सर एक फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा, एक फूड चेन में मिनिमम कम से कम कितनी ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए? 3। ऐसा नहीं है ग्रास को खाया डियर ने फूड चेन बन गया, अरे नहीं, कम से कम 3 ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने, कम से कम एक फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए। सर ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 होनी चाहिए, 4 से 5। इसको खाया ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने, इसको किसी और ने खाया, इसको किसी और ने खाया। ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 ट्रॉपिक लेवल से फूड चेन में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, बिकॉज बेटा उस पर एनर्जी बाद में बहुत कम मिलती है, अभी हम देखेंगे वो। लेकिन एक चीज है सर, क्या है? फूड चेन में जो ये लिविंग थिंग के जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को भैया हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। अच्छा जरा देखो, आपने क्या नोटिस किया? फूड चेन में जो हमेशा जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है, पहली ट्रॉपिक लेवल कौन होती है? पहली ट्रॉपिक लेवल बेटा वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पहली ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहां पे आप देखो, इस फूड चेन में हमेशा जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है, पहली ट्रॉपिक लेवल कौन है? प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स है। यहां पे देखो बेटा, किसी भी फूड चेन में देखो, हमेशा जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है वो अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं, अपना फूड खुद बनाने वाले होते हैं। पहली ट्रॉपिक लेवल हमेशा एक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इस फूड चेन में देखो, ये एक फूड चेन है, इस फूड चेन में जो पहली ट्रॉपिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स है, अपना खाना खुद बनाने वाले। प्रोड्यूसर को जो खाने वाला है, इस घास को जो खाने वाला है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। उसके बाद सारे कंज्यूमर। पहले ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर होता है, बाद में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं। फूड चेन में पहले ट्रॉपिक लेवल हमेशा बेटा प्रोड्यूसर होता है, बाद में जितने भी बचते हैं वो बेटा कंज्यूमर्स होते हैं।
पहले प्रोड्यूसर, बाकी कंज्यूमर। लेकिन इसको कौन सा कंज्यूमर बोलेंगे? कंज्यूमर हमें पता है ना, कंज्यूमर हमें पता है ना, ये बेटा पहला कंज्यूमर है, ये पहला। क्या इससे पहले कोई कंज्यूमर था? नहीं, तो ये पहला कंज्यूमर हो गया। पहले वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा, ये दूसरे नंबर पे कंज्यूमर है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। फूड चेन में हमेशा जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है वो बेटा कौन होता है? अपना खाना खुद बनाने वाले, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर के बाद जितने भी होते हैं ये अपना खाना खुद बनाने वाले नहीं होते हैं, तो इन सबों को बेटा हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। लेकिन पहले वाले कंज्यूमर को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कोई खाएगा तो टर्शरी कंज्यूमर, समझ आया? या टॉप ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। समझ आया? यस आयो। अरे ये तो मजा। अच्छा, कंज्यूमर मैंने बोला था, जरा याद करो, जरा याद करो, जरा याद करो। मैंने आपको एक बार ही बोला था ना, कंज्यूमर बेटा 3 किस्म का होता है। हर्बीवोर, घास खाने वाला, गोश्त खाने वाला, और दूनू खाने वाला। जरा बेटा यहां पे देखो, ये कौन सा कंज्यूमर है? ये कौन सा कंज्यूमर है? ये सारे के पहला है प्रोड्यूसर, ये बाकी जितने भी बचे हैं ये कंज्यूमर है। इस कंज्यूमर को आप क्या कहेंगे? ये प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन खाने क्या खाता है? क्या खाता क्या है? ये प्राइमरी, ये सारे के सारे कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन ये खाता क्या है? ये घास खाता है। तो इसको कौन सा कंज्यूमर बोलेंगे भैया? इसको कौन सा कंज्यूमर मैं बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर, इसको मैं क्या कहूंगा? ये भाई हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर, ये हर्बीवोर है, ये घास खाने वाला कंज्यूमर है। कंज्यूमर 3 किस्म के है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ये घास खाने वाला कंज्यूमर है, तो इसको मैं बोलूंगा हर्बीवोर। क्या बोलूंगा? इसको मैं बेटा बोलूंगा हर्बीवोर बोलूंगा। ठीक है, ये घास खाता है ना, ये कंज्यूमर है, लेकिन कौन सा वाला? ये हर्बीवोर है। मैं लिखूंगा ना भाई, मैं लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा ना भाई, ये कौन सा है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहां पे क्या है? ये बेटा हर्बीवोर है, हर्बीवोर है। ठीक है, डन है, बिल्कुल ही डन है। अच्छा, ये है बेटा प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के बाद सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे कंज्यूमर। लेकिन पहले वाले कंज्यूमर को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये खाता क्या है? ये डायरेक्ट घास खाता है, तो इसको मैं कौन सा कंज्यूमर बोलूंगा? हर्बीवोर बोलूंगा, हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? हर्बीवोर होता है, घास खाने वाला है। बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? ये क्या है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये दूसरे नंबर पे कंज्यूमर है। पहला कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन सर मुझे एक बात बता दो, अगर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन कौन सा कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर में इसका किस्म क्या है? ये कौन सा है बेटा? ये खाता क्या है? जरा देखो, ये क्या खाता है? ये इस एनिमल को खाता है। एनिमल को खाने वाले को हम बोलते हैं कार्निवोर। तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन कौन सा वाला? ये कार्निवोर है, गोश्त खाने वाला है। तो मेरी जान, मैं लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा ना, ये जो है ना, ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ना, ये टॉप ऑर्डर कंज्यूमर बोलो या बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर बोलो। सेकेंडरी कंज्यूमर भी यहां पे आप बोल सकते हैं इसको। मुझे बता दो ये है क्या? ये बेटा कार्निवोर है, कार्निवोर है ना, गोश्त खाने वाला। अरे गोश्त को खाता है ना, हाँ मैंने तो यही कहा ना। ये बेटा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर सारे। लेकिन ये कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन एक खाता, ये कंज्यूमर है, कौन सा टाइप है? कौन सा? ये बेटा हर्बीवोर है। ये कौन है? कार्निवोर है ना भाई, है ना, है ना। अच्छा, अगर कार्निवोर को कोई खाएगा, सर ये भी हो सकता है, अगर कार्निवोर को कोई खाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा टॉप ऑर्डर कार्निवोर, टॉप ऑर्डर कार्निवोर, टॉप ऑर्डर कार्निवोर भाई, टॉप ऑर्डर कार्निवोर बोलूंगा। समझ आया? यही होता है बेटा T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ये है बेटा T1 ट्रॉपिक लेवल 1। ये कौन है? ट्रॉपिक लेवल 2। ये कौन है? ट्रॉपिक लेवल 3। इसको कोई खाएगा? ट्रॉपिक लेवल 4। जरा बोलो, आपको बेटा स्कूल के एग्जाम है, सॉरी बोर्ड के एग्जाम है भाई। स्कूल का एग्जाम मुझे क्यों याद आता है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैंने अच्छे से नंबर लाए थे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में मुझे हालात पता है अपने, मुझे नहीं डिस्कस करना है बस, आप वरना बदनाम करोगे मुझे भाई। इतना बोलो। ये है ट्रॉपिक लेवल 1। ट्रॉपिक लेवल 1 भाई क्या है? प्रोड्यूसर है। ट्रॉपिक लेवल 2 T2 क्या होता है? ये बेटा प्राइमरी कंज्यूमर होता है। लेकिन कौन सा वाला? अगर आपको प्राइमरी कंज्यूमर वाला ऑप्शन नहीं होगा, वहां हर्बीवोर ऑप्शन होगा, तो क्या है? ये घास खाने वाला, ये हर्बीवोर है। T3 क्या होता है? T3 ये बेटा ये भी कंज्यूमर है। कौन सा? ये है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना बेटा, ये कंज्यूमर होता है। अगर ये कंज्यूमर है, मुझे बता दो ये T3 क्या होता है? बेटा ये क्या खाने वाला है? ये खाने वाला गोश्त, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कार्निवोर। सिंपल है भाई, सिंपल है। जरा आप इस फूड चेन में देखो, इस फूड चेन, ये बेटा प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? प्रोड्यूसर। इसको जो खाएगा क्या है ये बेटा? अच्छा पहले मैं ऐसे बताऊंगा, ये बेटा है ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2,
ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। जरा अब मुझे आप बता दो, मुझे बेटा आप बता दो, ये प्रोड्यूसर है, हाँ, बाकी जितने भी हैं ये क्या है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर के टाइप्स हैं, ये कौन सा कंज्यूमर है, ये डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है, तो ये प्रोड्यूसर, ये सॉरी ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है जो प्लांट्स को खाएगा, हर्बीवोर। ये प्रोड्यूसर है, T1 प्रोड्यूसर है, अपना खाना खुद बनाने वाला। इसको जो खाएगा इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर ये सारे अलग अलग है ना, हाँ, इसको मैं कौन सा कंज्यूमर बोलूंगा, ये घास खाने वाला है, तो ये हर्बीवोर है। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एनिमल को खाने वाला है, इसको मैं बोलूंगा कार्निवोर। इस एनिमल को भी खाने वाला ये वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा, टॉप ऑर्डर कार्निवोर। ये टॉप ऑर्डर कार्निवोर, डन है, बिल्कुल, हाँ। तो यही भाई बेटा मैंने लिखा है, ये है भाई ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स में बेटा पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर को खाने वाला, प्रोड्यूसर पहले होता है बेटा, हमेशा फूड चेन में जो पहला मेंबर है वो बेटा प्रोड्यूसर होता है, अपना खाना खुद बनाने वाला। प्रोड्यूसर को खाने वाले सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। लेकिन पहला वाला कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। इसको मैं बेटा क्या यहां पे लिखूं, इसको मैं भाई लिखूंगा, हाँ, T1 ऐसे ऐसे, इसको मैं भाई ऐसे लिख सकता हूं, यह है T1 ऐसे, T1, T2, T3, T4, है ना भाई, हाँ। ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4। जरा अब इसी पे मैं आपको बेटा क्वेश्चंस देता हूं। सर क्वेश्चंस मत दीजिए ना, हमें टेंशन है। अरे क्यों टेंशन है दाऊद सर, है ना यहाँ भाई, मैंने कहा फूड चेन में ये जो लिविंग थिंग्स की जो पोजीशन है उसको भाई मैं क्या कहूंगा, ट्रॉपिक लेवल कहूंगा। क्या कहूंगा, ट्रॉपिक लेवल। पहली ट्रॉपिक लेवल हमेशा किसकी होती है, प्रोड्यूसर की होती है। किसकी होती है भाई, पहली ट्रॉपिक लेवल हमेशा, पहली ट्रॉपिक लेवल को कौन कहता है, पहली ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 पे कौन होता है भाई, ट्रॉपिक लेवल 1 पे प्रोड्यूसर होता है। ट्रॉपिक लेवल 2 पे कौन होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, जो प्लांट को खाते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है, या प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, एक ही बात है। अच्छा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, जो एनिमल को खाता है उसको मैं बोलता हूं प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, हाँ। तो अच्छा, उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, फोर्थ T4 पे कौन होता है, उसको मैं बोलता हूं बेटा, हाँ, टॉप ऑर्डर कार्निवोर या लार्जर कार्निवोर, ठीक है। फिफ्थ पे बेटा कौन होता है, वो यानी कि टॉप पे होता है, ठीक है, ये है टॉप कार्निवोर, ये है लार्जर कार्निवोर, उसके बाद टॉप कार्निवोर। पहले है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाने वाले सारे कंज्यूमर, लेकिन पहला वाला कंज्यूमर कौन, हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर लास्ट पे टॉप ऑर्डर कार्निवोर। सिंपल, यही है भाई, हाफ हाफ। अब भाई साहब है लाभ 10%। अगर आपको ये आया ना समझ, फूड चेन आई ना समझ, भाई इसी पे सारा डिपेंड है। पर आपने ऐसे बाल क्यों रखे हैं हाँ मैं बोलूंगा, जब तक ना आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब तक मैं भी बाल नहीं काटूंगा, तब तक मैं बेटा आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ रहूंगा, तब तक मैं आपको बेटा वो चीजें दूंगा जो आपको एग्जाम्स में बहुत बूस्ट कराएंगे आपके मार्क्स। डन है, डन आपके साथ, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप बाल नहीं काटूंगा, बस आपके एग्जाम्स के साथ लग जाऊंगा। आपका एग्जाम मेरा एग्जाम है, सीरियसली। चल जैसे लास्ट ईयर बेटा मैंने बच्चों को बहुत हेल्प की थी, उनके एग्जाम्स में पूरी टीम खड़ा रही थी उनके एग्जाम्स के लिए। उसी के बाद बेटा जब रिजल्ट आया जेके बोस का, जेके बोस वाला के ही टॉपर्स थे अरबीन बिलाल लाइक स्टूडेंट बेटा, बाकी जो स्टूडेंट हैं जेके बोस वाला से थे ना, हम तो बेटा उनके साथ रहे दिन रात, हमने उनको बेटा अच्छे से कंटेंट दिया, ऑनलाइन कंटेंट दिया, बेस्ट तरीके का एंड गेम बुक दी, हमने सब कुछ बेटा उनके लिए प्रोवाइड किया। वन शॉट मैराथन लाए, PYQs लाए, आपको भी बेटा उससे बेटर आ रहा है। आप पिछले साल तो हम नए नए थे, इस साल तो बेटा आप थोड़े से पुराने हो गए, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों को और ज्यादा क्या चाहिए भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं भरोसा करो, विश्वास करो, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। हाँ चल सर, तो टेंशन लेने की बिल्कुल चिंता ना, टेंशन ना, परेशानी ना, कोई भी बेटा गुंजाइश नहीं, बस जस्ट फोकस ऑन यूर बेटा सिलेबस। आप अपने सिलेबस पे फोकस करो, बी कनेक्टेड विद जेके बोस वाला, वी विल ऑलवेज बी विद यू, ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। बस शांत 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 अपनी मेहनत, सिंपल। अब सर लाभ 10% के हंस गो सुनो, ला 10%, ये ला जनाब दिया था, उसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था, लिंडमैन, L-I-N, हाँ, इस ला को दिया था LIND, लिंडमैन। लिंडमैन साहब ने, ये बेटा मैंने फिर लिखा भी है, लिंडमैन साहब ने, रेमंड लिंडमैन साहब ने इस ला को दिया था। सर लिखा है, पहले समझो मेरी जान, ये ला ऑफ 10% है, ला ऑफ
10%, लाभ 10%। सर क्या होता है लाभ 10%? लाभ 10% क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। भैया यह है सन। सन ने बेटा लाइट दी, प्लांट के ऊपर पड़ गई। सन ने लाइट दी, सन ने लाइट दी, सन ने लाइट दी, प्लांट के ऊपर पड़ गई, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने अपना फूड बनाया। बिल्कुल अच्छी बात है। तो सन से जो लाइट आई या एनर्जी आई उसको एब्जॉर्ब किसने किया? सन से लाइट आई। अरे लाइट में एनर्जी होती है ना, सन से आ गई लाइट, उसमें एनर्जी थी, वो तो एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन से आ गई लाइट, भैया उस एनर्जी को या उस लाइट को एब्जॉर्ब किसने किया? प्लांट ने। प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, प्लांट को खाता है डियर, ये एक ट्रॉपिक लेवल है। डियर को खाता है लाइन, ओ हो, ये एक ट्रॉपिक लेवल है। अगर बेटा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सन ने बेटा लाइट दी या एनर्जी दी, किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। प्लांट में जितनी भी एनर्जी है, आपको यह लगता है जब इस पूरे प्लांट को बेटा ये डियर खाएगा, डियर में सारी की सारी एनर्जी आएगी? नो। जब ये डियर इस प्लांट को खाएगा, इस प्लांट में जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी का सिर्फ 10% डियर में आएगा, बाकी 90% एनर्जी प्लांट बेटा लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस करेगा, लॉस 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 लॉस। अच्छा, इसका मतलब प्लांट में जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी का सिर्फ 10% बेटा किसकी बॉडी में आएगा? डियर की बॉडी में। डियर में जितनी भी एनर्जी है, अगर डियर को खाया लाइन ने, आपको लगता है लाइन में सारी की सारी एनर्जी डियर की आ जाएगी? नो। लाइन में जितनी, सॉरी डियर में जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी का सिर्फ 10% आएगा डियर की लाइन की बॉडी में, बाकी ये जो डियर है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट उस 90% एनर्जी को लॉस 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 करेगा। I can say अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। सन ने भैया लाइट दिया, एनर्जी दी प्लांट के ऊपर, बिल्कुल। अब ये प्लांट भाई साहब क्या करता है? इसमें जितनी भी एनर्जी है, इस प्लांट को खाया डियर ने, डियर में बेटा सिर्फ कितनी एनर्जी आ गई? 10% एनर्जी आ गई, 90% एनर्जी इस प्लांट ने लॉस की। फिर इस डियर को बेटा इसमें जितनी भी एनर्जी है, इसको खाता है लाइन, और लाइन में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यस। तो एक फूड चेन में बेटा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर लाइन को भी कोई खाता, उसको बेटा सिर्फ 10% एनर्जी मिलती। जरा मेरी जान सर क्या बात है, जरा मुझे बताओ, यहां पे बेटा फाइटोप्लैंक्टन के पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% आएगा। जू प्लैंक्टन के पास, जू प्लैंक्टन के पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% आएगा स्मॉल फिश के पास। स्मॉल फिश में जितनी भी एनर्जी है उसका 10% आएगा लार्ज फिश के पास। तो एक फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी में सिर्फ 10% एनर्जी फ्लो होती है, ट्रांसफर होती है। इससे इसमें 10% एनर्जी, इससे इसमें 10% एनर्जी आएगी आएगी। यस, वॉल्यूम अप मत करो। तो मैंने आपसे कहा भाई फूड सॉरी लाभ 10% का मतलब होता है, ये एक ऐसा ला है जिसको रेमंड लिंडमैन साहब ने दिया था। उसमें ये बोलते हैं भैया एक फूड चेन जो होती है, इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ज्यादा नहीं होती है। 90% एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक न्यूमेरिकल टाइप दूं, सर मत दीजिए हम डरते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको डराना चाहता हूं। मुझे बताएं फॉर एग्जाम्पल बेटा इस प्लांट के पास फॉर एग्जाम्पल इस प्लांट के पास बेटा 1000 किलो जूल एनर्जी है। मैं आपका मैथ्स चेक करना चाहता हूं ताहिर सर ने आपको क्या पढ़ाया। अगर इस प्लांट में 1000 किलो जूल एनर्जी है बेटा, इसको किसने खाया? डियर ने। तो डियर में कितनी एनर्जी आएगी भाई? कितनी एनर्जी आएगी? 10%। किसका 10%? इस 1000 किलो जूल एनर्जी का 10% कितना होता है? 100 किलो जूल एनर्जी। 10% सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, इस डियर को खाया लाइन ने, लाइन में कितनी एनर्जी आएगी? 10%। 10% किसका 10%? 100 का 10% कितना होता है सर? 10 होता है। तो डियर लाइन में कितनी एनर्जी आएगी? 10%। अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल लाइन को भी कोई खाता, उसमें कितनी एनर्जी आती बताए? इसमें कितनी एनर्जी आती बेटा? उसमें सिर्फ 10% आती। 10 का 10% होता है 1 किलो जूल एनर्जी। तो मेरी जान, मैंने ये कहा ना कि जब एक ट्रॉपिक लेवल को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल खाता है बेटा सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी को हम बोलते हैं लाभ 10%, 10%, 10%, 10%। हो गया, डन है सर, डन है। यही तो भाई साहब मैंने लिखा है।
इसलिए बेटा फूड चेन ज्यादा नहीं होनी चाहिए लंबी। सर क्यों नहीं बेटा, फूड चेन में कितने ज्यादा स्टेप्स होने चाहिए भैया? 4 से 5। देखो 1 2 3 4। पहले कितनी एनर्जी थी? 1000 किलो जूल, उसके बाद 100 किलो जूल, उसके बाद 10 किलो जूल, उसके बाद 1 किलो जूल। अरे 1 2 3 4, 4 तक कितनी एनर्जी पूछी? 1000 से 1 किलो जूल। आज जरा मुझे बताओ, अगर बेटा इसको भी कोई खाता उसमें कितनी एनर्जी आती? 0.1%। अरे 1000 से 0.1। इसलिए बेटा फूड चेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ कितनी? 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल। क्यों? वरना बाद में एनर्जी बहुत कम मिलती है। हाँ तो खैर बेटा, अब ये है आपका इस पे नोट, और इसके बाद हमारा बस सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज बेटा बायो मैग्निफिकेशन। बायो 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 मैग्निफिकेशन। ख्याल 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 ख्याल, बस ख्याल 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 ख्याल। एक सेकंड बेटा, पानी पीता हूं। ख्याल रखो, बायो मैग्निफिकेशन है। चल 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 बेटा, अब देख 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 देख, बायो मैग्निफिकेशन। भाई साहब पानी रखते हैं इधर, मैं आपको कह रहा हूं बायो मैग्निफिकेशन सिंपली का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल मतलब क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन का? सुन, फॉर एग्जाम्पल याद रख, यहां मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं भाई। ये है जनाब 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 जनाब, ये है डियर। कौन है ये? सॉरी ग्रास है, ग्रास है। ग्रास को खाया भाई साहब शीप ने। किसने खाया? शीप ने। शीप को खाया ह्यूमन ने। ये याद रख, ये याद रख, ये याद रख। देखो क्या ये एक फूड चेन है? बिल्कुल सर ये फूड चेन है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रास को खाया शीप ने और शीप को खाया ह्यूमन ने। भाई साहब ये तो एक फूड चेन है, ये तो फूड चेन है, ये तो भैया फूड चेन है। हाँ ये फूड चेन है। लेकिन यार बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसी को भाई बायो मैग्निफिकेशन बोलो, या इसी का नाम होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ओ क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, या मेरी जान आप इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्या? बायो एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। बस हाँ, समझ समझ समझ। देख मैं आपको बेहतरीन चीज बताता हूं, शॉर्टकट तरीका बताता हूं बायो मैग्निफिकेशन भैया क्या होता है। मेरे पास बेटा ये क्रॉप प्लांट्स है। क्या है? मेरे पास एक क्रॉप प्लांट्स है। मेरे क्रॉप प्लांट्स को कीड़ा लग गया, इनको बीमारी लग गई। भाई मैं परेशान हो गया। अरे मैं बाजार गया, मैंने दवाई लाई, स्प्रे लाया इन कीड़ों को मारने के लिए। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दवाई लाई। मैंने भाई स्प्रे किया इन क्रॉप प्लांट्स के ऊपर, स्प्रे किया। कौन? क्या? मैंने पेस्टिसाइड, डीडीटी जैसे, ठीक है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी एक केमिकल होता है, पेस्टिसाइड। भाई मैंने वो पेस्टिसाइड भाई लगा दिया क्या? क्रॉप प्लांट के ऊपर। जितने भी पेस्टिस थे, जितने भी इंसेक्ट थे भाई वो मर गए। यहां तो बेटा इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह मर गए, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने केमिकल फेंका ना, ये प्लांट के ऊपर रह गया। रह गया ना। कीड़ा तो मर गया, पेस्ट तो मर गया, क्रॉप प्लांट तो बच गया, लेकिन जो ये दवाई है ये हार्मफुल केमिकल है। ये हार्मफुल केमिकल है। इस हार्मफुल केमिकल ने इस इंसेक्ट को मारा, लेकिन ये हार्मफुल केमिकल है। ये हार्मफुल केमिकल बेटा इस प्लांट के ऊपर ही रह गया है ना, रहती है ना, लेयर रहती है। मैं ऑयल लगाऊंगा, ऑयल ऊपर रहेगा ना। हाँ बेटा ये हार्मफुल केमिकल प्लांट के ऊपर रहेगा। बारिश पड़ गई भाई, बारिश के पड़ने की वजह से ये प्लांट धुल गया। प्लांट के ऊपर जो हार्मफुल केमिकल है बेटा ये वॉश हो गया, वॉश ऑफ हो गया। ये हार्मफुल केमिकल पानी की वजह से, बारिश की वजह से बेटा जमीन में चला गया। हार्मफुल केमिकल चला गया ना जमीन में। अरे मेरे क्रॉप प्लांट्स को बीमारी लग गई बेटा, उनको कीड़ा पड़ गया, पेस्ट पड़ गया, कोई बेटा बीमारी पड़ गई। हाँ मैं बाजार गया, मैंने हार्मफुल केमिकल लाया जो इन इंसेक्ट्स को मारे, यानी कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, मैंने स्प्रे लाया, मैंने बेटा ऐसे छिड़काव किया, स्प्रे किया, शू, तो ये जो प्लांट है, हाँ इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स है वो मर गए। लेकिन जो ये केमिकल जो मैंने स्प्रे किया, ये केमिकल इस प्लांट की बॉडी के ऊपर रह गया। हाँ अचानक से बारिश हो गई, जब बारिश हो गई रेनी सीजन या बारिश हो गई भाई, बारिश की वजह से ये जो क्रॉप प्लांट के ऊपर हार्मफुल केमिकल है ये वॉश ऑफ हो गए, जमीन में चला गया। हमारे ऊपर बारिश पड़ेगी बेटा, यहां से पानी उतरता है ना, नीचे चला जाता है। प्लांट के ऊपर बेटा बारिश पड़ गई, ये जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल इसके ऊपर था, ये भैया जमीन में चला गया। जब जमीन में चला गया, जमीन में चलने के बाद भाई जमीन में ही रह गया। अरे अब तो क्या हो जाएगा? हाँ ये प्लांट जो है, याद रखो बेटा, ये जब जमीन में हार्मफुल केमिकल चला गया, अब ये प्लांट, ये प्लांट क्या पीता है? ये प्लांट पानी पीता है। जब इस प्लांट ने बेटा पानी पिया पिया पिया, इस पानी के साथ इसने क्या पिया? हार्मफुल केमिकल पिया। हार्मफुल केमिकल बॉडी के अंदर ले लिया, 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 लिया ना। तो जमीन में हार्मफुल केमिकल था, हाँ इस प्लांट का गर्ज था मैं पानी पीऊं, पानी के साथ साथ इसकी बॉडी में क्या चला गया? हार्मफुल केमिकल चला गया। जब हार्मफुल केमिकल इस प्लांट की बॉडी में चला गया बेटा,
थोड़ा ही सही, थोड़ा ही हार्मफुल केमिकल इसकी बॉडी में चला गया। नाउ व्हाट विल हैपन? अरे इस प्लांट को बेटा खाता है या हार्मफुल केमिकल इसकी बॉडी में आ गया। हाँ, इस प्लांट की बॉडी में, इस ग्रास या क्रॉप प्लांट या कोई भी बेटा ग्रास का तिनका, इस ग्रास या क्रॉप प्लांट की बेटा बॉडी में, क्या ग्रास बोलो या क्रॉप प्लांट बोलो, मैं बेटा यहाँ पे ऐसे क्रॉप प्लांट लिखता हूं सो दैट आपको आसानी हो जाए। देखो आपको आसानी हो जाए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं बेटा यहाँ पे क्या लिखूं? प्लांट लिखूं, प्लांट, PLANT, प्लांट। ठीक है भाई। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा, ये जो प्लांट है भाई इसकी बॉडी में क्या आ गया? हार्मफुल केमिकल आ गया, इसने जमीन से एब्जॉर्ब किया ना। ये मुझे अब आप ये बात बता दो, जब इस प्लांट की बॉडी में हार्मफुल केमिकल आ गया, इस प्लांट को किसने खाया? शीप ने खाया। ऐसे बेटा, इस प्लांट को किसने खाया? इस प्लांट को शीप ने खाया। सर कितना हार्मफुल केमिकल इस प्लांट की बॉडी में आ गया? मान लो बेटा 1 ppm, 1 ग्राम मान लो फॉर एग्जांपल, 1 ग्राम हार्मफुल केमिकल इस एक प्लांट में आ गया है ना। हार्मफुल केमिकल इसने एब्जॉर्ब किया जमीन से भाई। 1 ग्राम, मान लो 1 ग्राम, 1 ppm या 1 ग्राम इस हार्मफुल केमिकल इस प्लांट की बॉडी में आ गया। बिल्कुल, इस प्लांट को किसने खाया? शीप ने। जरा मुझे बता दो, क्या दुनिया, क्या बेटा ये शीप जिंदगी में एक ही प्लांट को खाता है? नहीं, इस शीप ने एक प्लांट को खाया तो एक प्लांट का हार्मफुल केमिकल इसकी बॉडी में चला गया। इस शीप ने अगर दूसरा प्लांट खाया, दूसरे प्लांट में भी बेटा क्या इतना ही हार्मफुल केमिकल था, तो दूसरे प्लांट का भी हार्मफुल केमिकल शीप की बॉडी में चला गया। अगर इस प्लांट ने, इस शीप ने तीसरा प्लांट खाया तो तीसरे प्लांट में भी बेटा 1 ग्राम हार्मफुल केमिकल था। तो मुझे कहने दो बेटा, इस शीप की बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल जमा हो गया? इस प्लांट का भी 1 ग्राम, इस प्लांट का भी 1 ग्राम, इस प्लांट का भी 1 ग्राम, तो 3 ग्राम हार्मफुल केमिकल इस प्लांट की बॉडी में बेटा जमा हो गया। 3 ग्राम हार्मफुल केमिकल इस प्लांट की बॉडी में जमा हो गया। अब बेटा इस शीप को कौन खाता है? इसको भाई खाता है, इसको भाई ह्यूमन खाता है। इस शीप की बॉडी में हार्मफुल केमिकल कितना जमा हो गया? 3 ग्राम। इस शीप को बेटा ह्यूमन खाता है। देखो बेटा, हमने जिंदगी में एक शीप को खाया फॉर एग्जांपल, या हमने आज एक शीप को खाया, ठीक है। हाँ बेटा, एक शीप का हार्मफुल केमिकल आ गया 3 ग्राम। हमने बेटा कुछ 1 साल के बाद एक और शीप खाया, उसका भी बेटा 3 ग्राम हार्मफुल केमिकल आ गया, ठीक है। हमने बेटा एक और शीप खाया, उसका भी 3 ग्राम हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में आ गया। टोटल बेटा मेरी बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल आ गया? 3 3 6 3 9 ग्राम हार्मफुल केमिकल मेरी बॉडी में आ गया। तो मैं कह सकता हूं ना, क्यों एक फूड चेन में, जरा मुझे बताओ, एक फूड चेन में हार्मफुल केमिकल बेटा कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती है। फूड चेन, यह है फूड चेन, प्लांट को खाता है शीप, शीप को खाता है ह्यूमन। तो प्लांट में हार्मफुल केमिकल क्या था? प्लांट में हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन कम थी। और जब प्लांट को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ने खाया, शीप ने खाया, शीप की बॉडी में हार्मफुल केमिकल क्या है? बढ़ गया। और शीप को जब ह्यूमन ने खाया, यानी कि एक और ट्रॉपिक लेवल ने खाया, उस ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल बढ़ गया। तो फूड चेन में हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ती है या घटती है? सर बढ़ती है। पहली ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल कम, नेक्स्ट में ज्यादा, नेक्स्ट में और ज्यादा बेटा, ठीक है। दैट मींस बेटा, हर जब एक फूड चेन में हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, इस फेनोमेनन को, इस चीज को भाई हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन। यहां पे देखो डायग्राम से मैंने दिखाया बेटा, ये एक लिविंग थिंग है। इस लिविंग थिंग की बॉडी में ये एक डॉट हार्मफुल केमिकल का 1 ग्राम है। ये एक और लिविंग थिंग है, इसकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल कम है। ये एक और लिविंग थिंग है, इसकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल कम है। ये एक बेटा, ये क्या है? ये है ट्रॉपिक लेवल। इन ट्रॉपिक लेवल्स को नेक्स्ट इस ट्रॉपिक लेवल ने खाया, ठीक है। तो बेटा हाँ, इस लिविंग थिंग को ये खाता है, इस लिविंग थिंग को यही खाता है, इस लिविंग थिंग को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल खाता है। तो इस ट्रॉपिक लेवल ने बेटा इनको खाया, इसको खाया, इसको खाया, इसको खाया। इसकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल इसकी बॉडी में जमा हो गया। इसकी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल था वो यहां पे जमा हो गया। इसकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल था वो यहां पे जमा हो गया। जरा मुझे बताओ, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, इस ट्रॉपिक लेवल को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ने खाया, इस नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जरा यहां पे देखो बेटा, यहां पे हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई ना। ये पहली ट्रॉपिक लेवल है, दूसरी, पहली ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन कम और दूसरी में क्या हो गई? ज्यादा। तो ये जो वाले जो लिविंग थिंग्स है, इनमें हार्मफुल केमिकल ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा। तो इस ट्रॉपिक लेवल को खाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि जब ये लिविंग थिंग इसको भी खाएगा, इसका भी हार्मफुल केमिकल आएगा, इसको भी खाएगा, इसका भी आएगा, इसको भी खाएगा, इसका भी आएगा हार्मफुल केमिकल। तो इसमें बेटा हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो पहले ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन कम। जब पहले ट्रॉपिक लेवल को एक खाता है, ये खाता है, ये खाता है, तो इन तीनों का बेटा हार्मफुल केमिकल इसकी बॉडी में जमा हो गया। अब इसको बेटा हाँ, इस ट्रॉपिक लेवल को नेक्स्ट खाता है, ये वाला खाता है, इसका भी हार्मफुल केमिकल, ये इसका भी, तो इसमें हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा।
जब हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में इंक्रीज हो जाएगी, हर ट्रॉपिक लेवल के बाद इंक्रीज 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 हो जाएगी, इसी चीज को भाई हमने क्या कहा, बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, हाँ यही तो मैंने कहा, बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा बेटा प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है एक फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स में, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना हार्मफुल केमिकल का, जैसे बेटा पेस्टिसाइड, डीडीटी वगैरह, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन की वजह से डिजीज आती है इंसानों में बेटा, इसीलिए ज्यादा डिजीज है क्योंकि हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा टॉप पे है। डन है बेटा, हाँ ये तो बेटा इसके बारे में नोट है। अब हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज बेटा आवर डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। हमने अपने एनवायरनमेंट को क्या गुल खिलाया है, हमने बेटा अपने एनवायरनमेंट को क्या सदमा पहुंचाया है। मैंने पहले बोला था ना, डायपर मेरे घर में मेरा बच्चा यूज करता है, अरे भाई वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई है, मजाक में बोला, मेरे घर के अंदर भाई डायपर यूज होता है, मैं फेंक देता हूं, कहां, एनवायरनमेंट में फेंक देता हूं। तो एनवायरनमेंट को गंदा हो गया, किसने, मैंने एनवायरनमेंट को गंदा किया, हवा को गंदा किया, मैं ऐसे ही अंधाधुंध बेटा जलाता हूं, प्लास्टिक जलाता हूं, ये जलाता हूं, वो जलाता हूं, हवा गंदी हो जाती है। मुझे बता दो मैंने इन्वायरमेंट को क्या सदमा पहुंचाया है, भैया इन्वायरमेंट को मैंने बड़े बड़े 2 सदमे पहुंचाए हैं। वैसे तो बेटा मैंने बहुत सदमे इन्वायरमेंट को पहुंचाए, लेकिन बड़े बड़े जो 2 सदमे हैं वो मैंने क्या इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचाया वो देखो। पहला जो नुकसान है ना बेटा वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, एक सदमा तो इन्वायरमेंट को मैंने ये पहुंचाया, हो मैंने एनवायरनमेंट को तबाह किया, सदमा पूछा है मैंने एनवायरनमेंट को। दूसरा जो सदमा मैंने एनवायरनमेंट को पूछा है ना वो है बेटा वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है भाई, हाँ हो बेटा ऐसे ही वेस्ट उठा दिया, ऐसे फेंक दिया। 2 बड़े बड़े सदमे जो मैंने एनवायरनमेंट को पूछा है ना वो बेटा, एक तो ओजोन लेयर को तबाह मैंने किया, और दूसरा बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन किया, ओजोन लेयर में छेद मैंने किए, और दूसरा बेटा वेस्ट ऐसे बेटा एनवायरनमेंट में मैंने फेंक दिया। ये बड़े बड़े 2 सदमे हैं, बड़े बड़े दो सदमे हैं बेटा। दुनिया परेशान है, इसको क्या करें, लेकिन किया किसने, हमने किया। पहले तो बेटा हम जानेंगे ओजोन लेयर क्या होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, उसके बाद वेस्ट किस तरीके से हमने एनवायरनमेंट को वेस्ट डाल के बर्बाद किया और इसका सॉल्यूशन क्या है। डन है, हाँ पहले तो बेटा आप ओजोन लेयर को देखें, पहले समझे बेटा ओजोन लेयर क्या होता है। ये भाई साहब मेरा अर्थ है, बात को बेटा गौर से समझो, ये बेटा मेरा कौन है, यह है अर्थ, हाँ यह है बेटा मेरा अर्थ, EAR अर्थ। अर्थ के साइड में भाई ये एटमॉस्फेयर, अर्थ के साइड में बेटा ये क्या रहता है, याद रखो बेटा, अर्थ के साइड में बेटा ये क्या रहता है, हवा रहती है। ओ अर्थ के साइड में क्या रहती है, हवा रहती है। अर्थ के साइड में बेटा ये ईयर होता है, ईयर। अर्थ के साइड में क्या रहता है, हवा। अब देखो ना, अर्थ के साइड में भाई ये रहता है हवा, अर्थ के साइड में ये भाई साहब हवा रहती है, ईयर रहता है, हाँ ये बेटा ईयर है, ये क्या है, ये है भाई साहब ईयर, याद रखो ये है भाई अर्थ, अर्थ के साइड में बेटा ईयर होता है। ठीक है, सन तो बहुत दूर की बात है भाई, ये तो सन बहुत दूर की बात है, अरे ये तो सन जो है, सन तो बहुत दूर की बात है। सन भाई साहब देता है रेज, क्या देता है, सन तो भाई, हाँ सन तो देता है लाइट, हमें पता है, ये भाई साहब अर्थ है। और याद रखो बेटा अर्थ के साइड में जो ईयर है या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, याद रखो याद रखो याद रखो, एटमॉस्फेयर में भाई साहब एक लेयर होती है, एक स्पेशल गैस की एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में भाई, एटमॉस्फेयर में ये याद रखो, एटमॉस्फेयर में एक स्पेशल गैस की एक लेयर होती है। ये है भाई आपका कौन, यह आपका अर्थ। आपके अर्थ के साइड में बेटा ये कौन होता है, या आपके अर्थ के साइड में भाई साहब ये कौन होता है, आपके अर्थ के साइड में बेटा ये सारा का सारा कौन होता है, ईयर होता है। और ईयर में एक स्पेशल, समझो ईयर जो है ना, ईयर में एक स्पेशल गैस की एक लेयर होती है, ये जो येलो आप देख रहे हैं ना, ईयर में स्पेशल गैस की एक लेयर है। इस लेयर का भाई साहब मैंने क्या नाम दिया, इस लेयर का भाई मैंने नाम दिया ओजोन लेयर। क्या नाम दिया, ओजोन, ओजोन लेयर, इसका बेटा मैंने नाम दिया ओजोन लेयर। क्यों मैंने ओजोन लेयर नाम दिया, बिकॉज बेटा ये ओजोन गैस का बना होता है। क्या बना होता है, ओजोन गैस का बना होता है। सर ओजोन गैस क्या होता है, इसका मतलब होता है O3 गैस, O3। सर O3 गैस हमने सुना है O2, ये O3 क्या होता है, समझ आया बेटा। ओजोन गैस भाई एक होता है O2, एक होता है O3। O3 क्या होता है, ओजोन गैस, ये O2 क्या होता है, पहले हम देखेंगे O3 कैसे बनता है, ओजोन कैसे बनता है, ये बात बेटा समझो। देखो भाई क्या होता है,
अच्छे से बेटा बात को समझो। ये है मेरे पास, एक सेकंड, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। देखो क्या होता है, कैसे ओजोन गैस बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा सनलाइट, ठीक है, ये है सनलाइट। अच्छे से बेटा बात को समझो। हवा में ऑलरेडी क्या होता है, O2 होता है। देखो O2 होता है, ऐसे O2 होता है। हवा में क्या होता है, O2 होता है ना बेटा, है ना। हवा में होता है ऑक्सीजन, O2 O2 O2। O2 का मतलब ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये बेटा बन गया O2। ठीक है, बन गया बेटा, ये ऑक्सीजन O2 बन गया। आपको पता है क्या होता है, सनलाइट बेटा जब पड़ती है ना, समझो, जब सनलाइट पड़ती है ना इस ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे वो सनलाइट नहीं, रेज आती है ना, सन की कुछ रेज ऐसी होती है बेटा, वो जब पड़ती है ना इस ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन को ब्रेक करती है, ऑक्सीजन को ब्रेक करती है। जब ऑक्सीजन को बेटा ब्रेक किया गया, जब ऑक्सीजन को ऐसे ब्रेक किया गया, वहां पे पता है क्या बनता है, ये ऑक्सीजन अलग, ठीक है, और ये बेटा ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये O2 अलग हो जाता है। जब सन की कुछ रेज बेटा पड़ती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन जब एक साथ होते हैं, जब सन की कुछ रेज बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, ये ऑक्सीजन एटम अलग और ये ऑक्सीजन एटम अलग। अब जो ये सिंगल ऑक्सीजन एटम है ना बेटा, ये इसके पास जाता है ऐसे, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम किसके पास जाता है, इसके साथ। तो ऑलरेडी ये बेटा O2 था, इसके साथ क्या मिल गया, एक और ऑक्सीजन, क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, O3 बन गया, बन गया ना O3। O3 क्या होता है, ओजोन गैस, ये बेटा बन गया, इसी का नाम बेटा होता है ओजोन गैस। ओजोन यही होता है ओजोन गैस। ये जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये इस O2 के पास जाता है बेटा, इसके साथ क्या मिल गया, हाँ क्या मिल गया, इस मॉली O2 के साथ ऑक्सीजन एटम मिल गया, बन गया O3। ये O3 क्या होता है बेटा, ओजोन गैस। सिंपल सी बात बेटा ये है, हवा में जो एयर होता है O2, या हवा में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2 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 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर सन की कुछ रेज पड़ के इसको बेटा ब्रेक करते हैं, और ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन एटम अलग, ओ अलग, ओ अलग, ऑक्सीजन एटम अलग अलग हो जाता है। जब ऑक्सीजन एटम बेटा अलग अलग हो गया ना, व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होता है, ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाता है, ऑक्सीजन एटम O2 के पास जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाता है, बनाता है O3 O3। इसी O3 को हम बोलते हैं ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस। यही बेटा ये ओजोन गैस O3 O3, ये O3 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 O3, ये ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस बेटा हमारे हवा में जमा 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 हो जाता है, और क्या बनाता है, ओजोन लेयर बनाता है, एक स्पेशल लेयर बनाता है, जिसको बेटा हम बोलते हैं ओजोन लेयर। यही बेटा ओ यानी कि O3 यानी कि ओजोन गैस बेटा क्या हो जाता है, ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस, यही ओजोन गैस, यही ओजोन गैस, यही बेटा ओजोन गैस मिल के बनाता है ओजोन लेयर, बनाता है बेटा, ये ओजोन लेयर बन गई ओजोन लेयर। हाँ, ये ओजोन लेयर क्या करती है बेटा, हम लोगों को ये पता है, जब बेटा सन से रेज आती है, क्या आती है बेटा, याद रखो, जब सन से ऐसे क्या हो गया भाई, सन से दो किस्म की रेज आती है, एक होते हैं एसेंशियल रेज। क्या होते हैं, एसेंशियल रेज का मतलब जो बेटा एसेंशियल रेज ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, समझाने के लिए बोला। एसेंशियल रेज ऐसी होती है जो सन से कुछ रेज आती है बेटा, यूवी रेज आती है, या सन से कुछ रेज आती है, वो बेटा वो सीधे के सीधे बेटा ओजोन के पास आती है। सन से कुछ रेज आ गई, ओजोन लेयर के पास पड़ गई, ओजोन लेयर ने उनको बोला ठीक है जाओ नीचे, अर्थ के ऊपर जाओ। अर्थ के ऊपर बेटा उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है, और इंसानों के ऊपर पड़ती है, विटामिन डी हासिल होता है। इसका मतलब होता है सन से बेटा कुछ रेज आ गई, डायरेक्ट बेटा उन्होंने क्रॉस किया, ओजोन लेयर को क्रॉस किया, और अर्थ के ऊपर वो रेज आ गए। ठीक है, लेकिन कुछ रेज बेटा यहां पे ऐसी होती है, यहां पे मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये बेटा कुछ रेज कहां गया भाई, ये कुछ रेज ऐसी होती हैं, कुछ रेज बेटा ऐसी होती है, सन से कुछ हार्मफुल रेज ऐसी होती है, ये बेटा हार्मफुल रे आ गई, कौन आ गए, HARM, ये बेटा हार्मफुल रेज है, ये बेटा हार्मफुल, सन से कुछ हार्मफुल रेज आ गई, और इस ओजोन के पास, ओजोन को बोला मुझे नीचे जाना है, ओजोन बोलता है नहीं आपको नीचे नहीं जाना है, तो ओजोन बेटा इन हार्मफुल रेज को क्या कहता है, बैक, इनको बेटा BAC के बैकवर्ड्स, हाँ बैकवर्ड भेजता है, वापस भेजता है। इसका मतलब है कुछ हार्मफुल रेज, अगर बेटा ये हार्मफुल रेज इतनी खतरनाक होती है, अगर ये हार्मफुल रेज जमीन के ऊपर पड़ गए ना बेटा, जमीन पे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, कम हो जाएगा, और इंसानों को बेटा आंखों में कैंसर, आंखों में बेटा कैटरैक्ट हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, अल्लाह बचाए। ठीक है, और बेटा पानी में जो मछलियां हैं उनके बच्चे बेटा मर जाएंगे, क्रॉप्स कम निकलेंगे, इतनी हार्मफुल रेज खतरनाक होती है। तो बेटा इन हार्मफुल रेज को ये ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर है, ये इन हार्मफुल रेज को वापस भेजता है। तो मैंने ये बोला ये ओजोन लेयर जो है भाई साहब, ये एक ऐसी
और गैस की लेयर है जो हवा में होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कहां से? सन से आई हुई हार्मफुल रेज से हमें बचाता है, हार्मफुल रेज को नीचे आने नहीं देता है, हार्मफुल रेज को वापस भेज देता है, बोलता है वापस जाओ, नीचे इंसान है, लिविंग थिंग्स है, उनको नुकसान पहुंचेगा आपकी वजह से, तुम वापस चले जाओ। तो ओजोन लेयर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। सन से आई हुई हार्मफुल रेज को बेटा ये प्रोटेक्ट हमें उनसे करता है, उनको वापस भेजता है। तो एक शील्ड का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बताऊं कि एक दुनिया में एक इंसान है, वो बेटा इस ओजोन लेयर को तबाह करता है, बर्बाद करता है, इसको काट रहा है, तो क्या बोलोगे? सर हमें बंदूक दे दो, हम उस इंसान को मारेंगे। अरे खुद पे तो इल्जाम लगाओ ना, सरकार पे इल्जाम मत लगाओ भाई, खुद पे इल्जाम लगाओ। क्या आपके घर में फ्रिज है? यस सर। आपके घर में बेटा क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स है? सर नहीं है, ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होता है। अच्छा एसी होते हैं? भैया फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक गैस यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे फ्रिज में यूज होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होता है। ये सीएफसी गैस, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बेटा जब हम फ्रिज के अंदर यूज करते हैं बेटा, उस टाइम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है और ओजोन लेयर के पास पहुंचता है। इस ओजोन लेयर को बेटा ब्रेक करता है, तोड़ता है, समझ आया? इस ओजोन लेयर को तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। जब इस ओजोन लेयर को काट 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 करता है, ओजोन लेयर पतला 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 हो जाता है, इतना पतला हो जाता है, ओजोन लेयर में छेद पड़ता है। जब ओजोन लेयर में छेद पड़ गया बेटे, हार्मफुल रेज सीधे इस छेद से नीचे आएंगे ना, आएंगे ना। सर हम तो बहुत बर्बादी मचा रहे हैं। अरे इस ओजोन लेयर का ब्रेक होना, इस ओजोन लेयर में छेद होना, गुद होना, गुद ओजोन लेयर में बेटा छेद होना, ओजोन लेयर का पतला होना और छेद होना, भाई इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये ओजोन लेयर डिप्लीशन किसने की? सर मैंने की। तो सरकार पे इल्जाम क्यों? हमसायों पे इल्जाम क्यों? फलाने इंसान पे इल्जाम क्यों? भैया मैं करता हूं फ्रिज यूज, मेरे फ्रिज से सीएफसी निकलता है, वो सीएफसी भाई इसको बर्बाद करता है। अगर वो सीएफसी यहां बर्बाद करता है, ओजोन लेयर को हटाता है, खत्म करता है, छेद करता है, तो भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई तो किसने की? सीएफसी गैस ने। जो चीजें, जो गैसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर को कट करते हैं, होल करते हैं, ऐसे गैसेस का नाम, ऐसे सबस्टेंसेस का नाम होता है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे गैसेस जो ओजोन लेयर को छेद करेगा, उनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। ओडीएस, ठीक है बेटा, ओडीएस बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा? ओजोन लेयर जो है ये ऐसी एक गैस की लेयर है जिसमें स्पेशल गैस O3 होता है। सन से बेटा रेज कुछ आती है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन एटम अलग अलग, फिर ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, बनाता है O3। यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये बेटा O3 मॉलिक्यूल या O3 गैस जो है ये हवा में बेटा जमा जमा होके एक लेयर बनाता है, जिसको हमने कहा ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर हमें सन से आई हुई हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है। ये बेटा जब सन हार्मफुल रेज देता है, वो हार्मफुल रेज इस तक आती है ओजोन लेयर तक, और बेटा ओजोन लेयर उनको नीचे नहीं छोड़ता है, बोलता है भाई वापस जाओ, क्योंकि अगर तू नीचे पड़ गई तू तहलका मचाएगी, तू तूफान मचाएगी, तू बर्बादी मचाएगी, तू वापस जा। अच्छा बेटा अब हमने क्या किया? टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन में भाई ये हुआ कि हमने जमीन के ऊपर बैठ के फ्रिज का इस्तेमाल किया, हमने रेफ्रिजरेटर क्या बोलते हैं उनको भाई, फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया, हमने एसीज का इस्तेमाल किया। इन चीजों में भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता है, फ्रिज लाइक सब्सटेंस। फ्रिज के अंदर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है भाई साहब, मैंने सीएफसी गैस यूज किया, ये सीएफसी गैस आ गया, इस तक आ गया, किस तक? हाँ ओजोन लेयर तक। भाई इसको क्या करता है? होल बनाता है। जब इसको होल बनाया, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन इसको हम बोलते हैं। भाई इसका मतलब है ओजोन लेयर को खत्म करना, छेद बनाना, ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो चीजें करते हैं उनको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस या ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। अच्छा यूएनईपी ने क्या बोला? यूएनईपी एक कम्युनिटी दुनिया में चलती है, उन्होंने बोला भाई सीएफसी को बैन करो, सीएफसी का इस्तेमाल कम कम करो। जब सीएफसी का इस्तेमाल कम कम किया जाएगा भाई क्या हो जाएगा? ओजोन तो बच जाएगा। सर अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती, या ओजोन लेयर में छेद पड़ गया, यहां पे मान लो ओजोन लेयर में क्या पड़ गया बेटा? यहां पे छेद पड़ गया, तो क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन होना, ओजोन लेयर में छेद पड़ना, हार्मफुल रेज सीधे जमीन के ऊपर आएंगे। इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे? क्या नुकसान हो जाएंगे? इंसानों को कैटरैक्ट हो जाएगा। ये है भाई ओजोन लेयर में, सॉरी बोला। अच्छा भाई क्या हो जाएगा?
हेल्थ इंपैक्ट देखो इंसानों पे क्या हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर में छेद पड़ेंगे, सीधे सन से आई हुई हार्मफुल रेज जमीन के ऊपर पड़ेंगे, इंसानों के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, इंसानों को स्किन कैंसर हो जाएगा, आईज में डैमेज हो जाएगा, कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, दिखेगा ना इंसानों को। अच्छा, जो मछलियों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लार्वल स्टेज में जो होते हैं, वो मर जाएंगे मछलियों के बच्चे, ठीक है भाई। इसी तरह प्लांट्स या प्लांट जो होते हैं बेटा, वो क्रॉप्स कम देंगे, क्रॉप्स बेटा निकलेंगे, बहुत कम निकलेंगे क्रॉप्स, ठीक है, लगभग 25% बेटा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्रॉप्स कम मिलेंगे। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, हवा में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और वहां पे और क्या हो जाएगा बेटा, क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। ये इंपैक्ट्स हैं बेटा अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गए। ये हमने की, ये किसने किया, मुझे बता दो, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन किसने किया। अरे ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, पास का नहीं है, ये हमारे बेटा अकल देता है, ये चीज है, हमें किसका इस्तेमाल करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें लगता है हम बड़े लोग हैं, अंबानी लोग हैं, हमारे पास फ्रिज है, अरे देखो ना नुकसान कितने हैं। अभी टेक्नोलॉजी डैमेज होता है, साइड इफेक्ट होता है भाई। दूसरा दूसरा गुल क्या अपने एनवायरनमेंट को खिलाया, पहला गुल क्या खिलाया, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, दूसरा गुल क्या खिलाया, वेस्ट प्रोडक्शन। देखो ना, घर में, हमारे घर में बच्चा है, डायपर मैंने निकाला भाई, फेंक दिया एनवायरनमेंट में, देखो ना, आपको पता है पेशाब में क्या जहर होता है, क्या कीड़े होते हैं, क्या इन्फेक्शन होता है, भाई फेंक दिया ऐसे ही डायपर। मुझे थोड़ी परवाह है, हम तो टेक्नोलॉजी लोग हैं, मुझे थोड़ी परवाह है। हाँ, हम तो डायपर यूज करते हैं बच्चे को, ओहो, हम तो हाइजीनिक लोग हैं। अच्छा, हाइजीनिक लोग हो, ये डायपर यूज किया तुमने, सॉरी तुम्हारे बच्चे ने, या बच्चे ने यूज किया, घर में बच्चा है उसने यूज किया, हंसो मत, इधर देखो, घर में बच्चा है उसने डायपर यूज किया और फेंक दिया ऐसे ही, हमसाए के गेट पे होता है ये डायपर, हाँ, हमसाए के गेट पे होता है डायपर, सुबह बेचारा वो हमसाया निकलता है, रिस होती है, स्लिप होती है, ब्रर, नाबकारो, डायपर हमने यूज किया, सॉरी हमारे घर में बच्चों ने यूज किया, फेंक दिया, यहां जाएगा पानी के साथ, ऐसे मचेगा, तहलका मचेगा, खराबी उठेगी, बीमारी फैलेगी एनवायरमेंट। यार हमने तेल का डब्बा लाया, डाबर में, इस बोतल में हमने तेल, इस कैन में हमने तेल लाया भाई, हमने तेल घर पे इस्तेमाल किया, ये डब्बा ये फेंक दिया बाहर, ये कैन बाहर फेंक दिया, एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है। अरे कयामत आएगी, नहीं सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। पॉलीथीन हम यूज कर रहे हैं, फेंक दिया ऐसे ही, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के बोतल्स, पॉलीथीन, डायपर्स, ये सारा का सारा हमने ऐसे ही फेंक दिया। ये नुकसान, ये तबाही किसने मचाई, ये अच्छाई है, हाँ ये हमारी रौनक है, ये हमारी खूबसूरती है, खूबसूरती है, ये हमारी खूबसूरती है। देखो ना, ये बर्बादी किसने मचाई, तुमने या मैंने, हमने इकट्ठे मचाई ना। मेरे को मत देखो ना, खुद को देखो ना, ये आपने मचाई। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम पास नहीं करना है, अकल देता है ये चीज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, डू और डू नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट में रहते हैं हम लोग, पहला सदमा तो हमने एनवायरनमेंट को दिया था भाई, हमने इसको ओजोन लेयर डिप्लीशन ही की। दूसरा सदमा देखो ना अब हमने क्या किया, चले फ्रिज का इस्तेमाल करते थे, इसका तो देखो ना। सर कोई बात नहीं, अब हमें बताओ क्या करना चाहिए हमें, सर ये बताओ अब हमें, सर ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, यहां पे क्या करना चाहिए ये बताओ ना सर, ये बताओ ना, ये बताओ ना, ये बताओ क्या करना चाहिए। इस वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, ये इस वेस्ट का क्या करना चाहिए, मैं बताऊंगा ना इस वेस्ट का क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं वेस्ट का क्या करना चाहिए। देखो वेस्ट तो निकलेगा, ऐसी बात नहीं है वेस्ट नहीं निकलेगा, वेस्ट निकलेगा भाई, वेस्ट निकलेगा, हमारे घरों से वेस्ट निकलेगा, अच्छा खासा वेस्ट निकलेगा, सब्जी के छिलके, है ना, फ्रूट्स के छिलके, पील्स, कोई गाय पालने वाला होता है, जैसे मुझे बेटा शीप पसंद है, ठीक है, हाँ कोई गाय पालने वाला होता है, तो भाई साहब गाय वो तो गोबर देती है, दूध के साथ साथ गोबर देती है, 2 in 1, है ना, तो ये चीज है, ये तो निकलेगा, ये चीज है, तो वेस्ट तो निकलेगा, लेकिन इस वेस्ट को मैनेज करना है प्रॉपर्ली, वेस्ट को मैनेज करना है प्रॉपर्ली। तो भाई साहब कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो वेस्ट को अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तहलका मचेगा। क्या मैनेज करना है, देखो कुछ वेस्ट को आप लैंडफिल करो। लैंडफिल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये है बेटा मेरे पास, देखो ये है हमारे पास, ये जमीन है हमारे पास, जमीन तो प्लेन नहीं होते ना, ऐसे गड्ढे पट्टे होते हैं, ये गड्ढा वड्ढा है ना बेटा। हाँ, हमारे घर से कोई वेस्ट निकला, मान लीजिए शीशा, शीशे का था, दिल मेरा पत्थर का जमाना था, ओरे दिल टूट गया, किस पे टूट गया, किसी पे नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। हंसो हंसो हंसो, हो जाओ खुश, मुझे पता है
भाई साहब ये जमीन है, प्लेन नहीं होती है। अगर जमीन प्लेन नहीं है, घर पे शीशा टूट गया, उस शीशे को लाओ लाओ लाओ, शीशे को, टूटे हुए शीशे को लाओ, डालो यहां पे, डाला, ऊपर से मिट्टी डालो, मिट्टी डालो बहुत, जमीन भी प्लेन हो गई भाई, जमीन भी प्लेन हो गई, हो गई। अब एग्रीकल्चर का काम करो, लगा दो भाई, प्लांट्स लगा दो, जो आपको मर्जी है करो, एग्रीकल्चर का ऊपर काम आराम से हो जाएगा। एक तो वेस्ट भी खत्म हो गया, वेस्ट भी इन्वायरमेंट में मत ऊपर रह गया, अरे इन्वायरमेंट में मत रह गया, इन्वायरमेंट में मत रह गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी खत्म। एक तो आपने वेस्ट को भी इस तरीके से मैनेज किया कि इन्वायरमेंट गंदा नहीं हो गया, समझ आया, और जमीन भी यहां प्लेन हो गई भाई। इस चीज को हम बोलते हैं लैंडफिल। यानी कि कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं बेटा जिनको आप, हाँ, जमीन में कहीं कहीं गड्ढे होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में भाई वो वेस्ट डालो, ऊपर मिट्टी डालो, एग्रीकल्चर का काम करो, यह है भाई लैंडफिल। सर बड़ा जबरदस्त तरीका आपने बोला लैंडफिल, हाँ डालो ना, कहीं भी जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा होता है ना, हाँ, वेस्ट जो निकलता है उसमें डालो, ऊपर से मिट्टी डालो, एग्रीकल्चर का काम करो, इन्वायरमेंट गंदा नहीं हो गया भाई, वेस्ट को भी आपने प्रॉपर्ली मैनेज किया। अगर ऐसे ही शीशे को डालते गंदा होता। तो एक तो यह है। दूसरा है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, मेरे पास ये प्लास्टिक बोतल है, मैं यूज कर रहा हूं, कभी ना कभी ये टूट जाएगी, हाँ, जब ये टूट जाएगी, जब इंसान का दिल टूटता है, ये क्यों नहीं टूटेगी? सर सच बताइए, प्यार है? ओ नहीं, चुप चुप, बस इधर, मैं मजाक कर रहा हूं। अब देखो इधर, ये है भाई बोतल, बिल्कुल बोतल है, ये टूट गई, ठीक है, जब ये टूट गई, मैं ऐसे इन्वायरमेंट में फेंक दूं, गंदा हो जाएगा भाई। मैं क्या काम करूंगा, मुझे पता है भाई, मैं इस बोतल को उठाऊंगा, दूंगा फैक्ट्री वाले को, जब मैं फैक्ट्री वाले को दूंगा, वो बेटा इसको ठीक करेगा, हाँ, वापस से आएगी मार्केट में, वापस आएगी, वापस मैं खरीदूंगा। जब फैक्ट्री वाला पुरानी चीजों को ठीक करता है, इसको भाई हम क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रिसाइकलिंग, यही होता है। मेरे पास पेपर है, कॉपी लिखते लिखते वो भर गई, एनवायरनमेंट में फेंक दूंगा तो गंदा हो जाएगा, कॉपी में फैक्ट्री वाले को दूंगा, फैक्ट्री वाला आराम से बेटा क्या काम करेगा, उसको ठीक करेगा, वापस मार्केट में आएगी। यह है रिसाइकलिंग। पुरानी चीजों को दोबारा से ठीक करना जो फैक्ट्री वाला करता है, उसको भाई क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग बोलते हैं। हाँ, ये भी बेटा एक तरीका है वेस्ट को मैनेज करने का। तीसरा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग सिंपल बेटा मतलब होता है, मैं आपको बेटा बताऊंगा। यह है आपके पास जमीन, अरे क्या हो गया, हाँ, यह बेटा आपके पास जमीन, इस जमीन में बेटा आपने गड्ढा खोदा गड्ढा, हाँ, आपके घरों से जो वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा गोबर निकला, सब्जी के छिलके निकले, क्या निकला क्या नहीं निकला, आपने बेटा गोबर शोबर इसमें डाला गोबर शोबर इसमें, गोबर तो वेस्ट है, ऐसे ही डालते तो एनवायरनमेंट गंदा होता। आपने गोबर गड्ढे में डाला, गड्ढे में डालने के बाद बेटा ऊपर से मिट्टी डालो मिट्टी डाली। जब आपने ऊपर से मिट्टी डाली और 5-6 महीने इस गोबर को ऐसे रखो, ये अंदर सड़ जाएगा। जब ये गोबर सड़ जाएगा, सड़ने के बाद भाई आप क्या काम करोगे? सड़ने के बाद आप काम करोगे, ये मिट्टी उठाओ, अब ये गोबर जो है ना, ये खाद बनी होगी, ये गोबर खाद बनी होगी, खाद ये सड़ी होगी, ये डिकम्पोज हुई होगी, ये सड़ गई होगी। अब बेटा इस गोबर को उठाओ, निकालो और प्लांट्स को डालो, प्लांट्स बेटा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, या प्लांट्स बेटा इसे न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे, एज खाद, एज मैनवर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं हो गया और आपने इससे फायदा भी उठाया। इसको भाई हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। सड़ा देना, किचन से वेस्ट निकलते हैं, गोबर निकला, कहां से? गाय ने गोबर दिया, इसमें यहां पे डालो गड्ढे में, और बेटा किचन से वेस्ट निकला, लीव्स है, सूखे हुए पत्ते बेटा इसी में डालो, ऊपर से मिट्टी डालो, सड़ जाएगा ये सारा, अंदर मैनवर बनेगा, खाद, यह है कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन ज्यादातर हॉस्पिटल के वेस्टेज में किया जाता है। हॉस्पिटल के वेस्टेज में इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है बेटा? हॉस्पिटल में एक ऐसी बड़ी चिमनी होती है, तो क्या काम कर रहे हैं भाई? हाँ, आपने हॉस्पिटल का वेस्ट, सिरेंज है, बाकी जो चीजें हैं, सर्जिकल आइटम्स है भाई साहब, हाँ, हॉस्पिटल का वेस्ट आप यहां पे डालो, हॉस्पिटल का वेस्ट डाला जिसमें इंफेक्शन है भाई। अगर आप हॉस्पिटल का वेस्ट ऐसे एनवायरनमेंट में डालोगे, इंफेक्शन फैल जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगी। तो आपने क्या काम किया भाई? ये है आपके पास हॉस्पिटल का वेस्ट इस चमनी में, तो यहां पे बेटा आप इस हॉस्पिटल के वेस्ट को जलाना है, कितने डिग्री पे? लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे, हाई टेम्परेचर पे आपने इसको जलाया, और भाई क्या हुआ? इंफेक्शन भी मर गया, सारा खत्म। आपने एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं हो गया, बीमारी भी नहीं फैली, तो आपने एनवायरनमेंट को क्या, आपने वेस्ट को मैनेज किया भाई। ये है वेस्ट को मैनेज करने के बड़े बड़े 4 तरीके। अब आज के बाद क्या ऐसा काम करोगे? नहीं करना। इनको प्रॉपर्ली मैनेज करने का तरीका है। कौन कौन सा तरीका? लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। सर ठीक है, पता है क्यों? वेस्ट बेटा 2 किस्म के होते हैं, वेस्ट 2 किस्म के होते हैं। एक होता है, बस लास्ट स्लाइड है, एक है बेटा दैट्स व्हाट वी कॉल एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सुनो सिंपल,
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ऐसा कोई वेस्ट है, मेरे पास पेपर है, ये पेपर है, ये एक वेस्ट है। मैं इस पेपर को काम करूंगा भाई, यहां पे रख दूंगा। मैंने इस पेपर को या इन बेटा ऐसे फेंक दिया, खिड़की से बाहर इस पेपर को फेंक दिया, ये एक वेस्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, इसको सड़ा देंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जब बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट के ऊपर बैठ के वेस्ट को सड़ा देते हैं, ऐसे वेस्ट को हमने क्या कहा, इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ के इसको सड़ा देंगे, उसको हम बोलते हैं भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जैसे बेटा पेपर वगैरह है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट भाई साहब जिसको आप एनवायरनमेंट के ऊपर, या ऐसा वेस्ट जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ के भी उसको खत्म नहीं कर सकता है। जैसे पॉलीथीन है, पेपर है मेरे पास बेटा, यह सॉरी पेपर नहीं, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है मेरे पास बेटा, ये प्लास्टिक बोतल है, मैं एनवायरनमेंट में फेंक दूंगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पता नहीं कितने साल भी इसके ऊपर बैठेगा, इसको खत्म नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है खत्म, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है। इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे बेटा प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खत्म नहीं हो जाता। डिटर्जेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ आया? तो वेस्ट दो किस्म का, एक जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर सकता है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको खत्म नहीं कर सकता है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा वेस्ट होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो गया। लेकिन बेटा आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप अगर ज्वाइन करना है, ये हमारे पास स्कैनर्स हैं। और थैंक यू नहीं, थैंक मी। एक तो पढ़ाया और मैं ही थैंक यू बोलूं, थैंक मी। एक तो पढ़ाया और मैं थैंक यू बोलूं, अरे इसलिए मैंने लिखा थैंक मी। हाँ मैं मजाक कर रहा हूं, जो समझोगे वो समझोगे, लेकिन थैंक यू तो नहीं बोलूंगा। एक तो पढ़ा है भाई साहब, कोई बात नहीं। हमारा इसके साथ चैप्टर भी और हमारा सिलेबस भी वन शॉट का कंप्लीट हो गया एकदम बेटा। सारा का सारा, सारे के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एमसीक्यू तक मैंने क्लियर कराया। एक बार चैट में बता दो, नीचे जरूरी चैट में बता दो हमसे यानी कि जे के बॉस वाला से और आप क्या चाहते हैं। नीचे जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या मैराथन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, करंट ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब, सारा आप लिख दो चैट में, हम बेटा खड़ा हो जाएंगे उसके लिए। तो मेरी जान मुझे इजाजत दे दो, इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। मैं अल्लाह ब्लेस यू। आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से गुड लक, गुड लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।